बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदीद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ अशफाक साहब, और आज साल का है आखिरी दिन, यानी कि 2024 31 दिसंबर। नथिंग न्यू, कुछ नया नहीं है, लेकिन मैं ये सोच रही थी कि क्या हम पूरे साल में ये सोच सकते हैं जी हमने कहाँ कहाँ पे ग्रो किया। समटाइम्स आपकी ग्रोथ जो है वो बड़ी कोई ड्रामाई नहीं होती, ड्रामेटिक नहीं होती, और कभी वो बहुत लाउड नहीं होती, वो अनअनाउंस्ड होती है। लेकिन अगर आप कहते हैं ना कि एक्सटर्नल रीजंस ढूंढने की कोशिश करें, एक्सटर्नल वैलिडेशन ढूंढने की कोशिश करें, तो समटाइम्स आपको डिसअपॉइंटमेंट होगी। सेल्फ अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, सेल्फ रिलायंस होना चाहिए, रेजिलियंस होनी चाहिए, और जो आपकी ग्रोथ हो उसमें आपको ये देखना चाहिए कि आप कितने ज़्यादा आपने नॉलेज हासिल की है, कितने वाइज हुए हैं, कितने वाइजर हुए हैं, और कितना तहम्मुल आपके अंदर आया है। और एट द एंड ऑफ द डे, बिफोर गोइंग टू स्लीप, जो आपके पूरे दिन के एक्शंस हों, अगर आप उसके ऊपर अकाउंटेबल अपने आप को करें तो काफ़ी चीज़ें सॉर्ट हो जाती हैं। हर दिन का आगाज़ ऐसे समझें कि ये हो सकता है आपकी ज़िंदगी का आखिरी दिन हो, और हो सकता है ये समझें कि आपकी ज़िंदगी का पहला और आखिरी दिन है, तो दैट वुड मेक यू मोर अकाउंटेबल एंड मोर सेंसिबल। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपने वैसे अपनी ग्रोथ का जायज़ा लेना है तो आप पिछले साल की तस्वीर को भी जाके देख सकते हैं, तो उससे फिर ये भी पता चलता है कि आप किस हद तक ग्रो किया है आपने, और अदरक की तरह तो आपने अब ग्रो तो नहीं किया। मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं 5-6 साल पुरानी पिक्चर्स देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ हाय मैं ऐसे बाल बनाती थी, मैं मतलब क्रिटिसाइज करती हैं खुद को। हाँ, मतलब मुझे लगता है मैंने काफ़ी इवॉल्व किया है, मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है। या हम ऐसे ड्रेसिंग करते थे, या आप अपने आप को सुने भी तो आपको लगता है हम ऐसे बात करते थे। पिछले 10 साल की तस्वीर तो मेरे भी आसपास हैं, आपकी भी, और पोस्ट अगर पढ़ लें तो ज़्यादा शर्मिंदगी होती है। तो बहरहाल जी, अल्लाह जो है वो सबके लिए बेहतर करे। बहुत लोगों ने अपने प्यारों को खोया इस साल, बहुत से अच्छी चीज़ें रही इस साल में, बहुत सी बुरी चीज़ें रही, लेकिन यह है कि वक्त का यही सबसे अच्छी या बुरी बात है कि वो गुजर जाता है। अच्छा हो तब भी गुजर जाता है, बुरा हो तब भी गुजर जाता है, लेकिन ये है कि अपने वक्त को यूटिलाइज अच्छे तरीके से करें। बरकत होनी चाहिए वक्त में। वक्त एक जैसा नहीं रहता, बिल्कुल यही एक जिंदगी की फेयरनेस है कि वो किसी के साथ फेयर नहीं है। चलें जी, आगाज करते हैं, और आगाज करते हैं हम किससे? सियासत से। सियासी माहौल क्या है इस वक्त हमारे मुल्क में, और आपको याद है 2 तारीख को एक दूसरा इजलास होना है, तो जब हुकूमत और PTI के मुज़ाकरात के अगले दौर के लिए मुज़ाकराती कमेटी का इजलास जुमेरात को तलब कर दिया गया, यानी कि फर्स्ट को बुध होगा और सेकंड को जुमेरात। अब PTI अपने मुतालबात की बाज़ाब्ता तौर पर फहरिस्त पेश करेगी, और उनसे कहा ही गया था कि आपने रिटर्न हमें ये फहरिस्त देनी है। कमेटी अरकान को इजलास के नोटिस जारी कर दिए गए हैं, और कमेटी के जो हुकूमती रुकन हैं खालिद मकबूल सिद्दीकी, वो कहते हैं वक्त बड़ा कीमती है, मुज़ाकरात लाजमी है, माइनस तो कोई भी नहीं हो सका, और कोई दूसरा मुज़ाकरात के सिवा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। का सिलसिला कहीं ना कहीं शुरू करना पड़ेगा, वरना फिर देर हो जाती है। 77 हमें याद है, वक्त बड़ा कीमती है, मुज़ाकरात बड़े लाज़िम है। सियासी जमातें खास तौर पे जिनकी जड़ें आवाम तक हो, उनसे निमटने का तो एक ही तरीका है, वो मकालमा है। इसके अलावा रास्ता कोई दूसरा नहीं है, और दूसरा रास्ता का पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं हो सकता। माइनस तो कभी भी कोई नहीं हो पाया है, वो जो उनको फांसी घाट तक पहुंचाया है वो भी माइनस नहीं हो सके। पाकिस्तान में कोई माशी बहरान नहीं है, पाकिस्तान में नियतों का बहरान है। बड़ा मसला ट्रेड डेफिसिट नहीं है, ट्रस्ट डेफिसिट है। अच्छा जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ट्रस्ट डेफिसिट बड़ा मसला है। चेयरमैन सेनेट हैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, उन्होंने ये फरमाया कि सियासी इस्तेहकाम से ही मुआशी इस्तेहकाम आएगा। कोई मसला ऐसा नहीं है जिसका हल ना हो, मुल्क और आवाम के लिए सोचना होगा। Political stability leads to economic stability. We should all work for political stability so that we should achieve the economic stability. ये सिर्फ ना हो कि अगर मैं हूँ तो सब ठीक है, अगर मैं नहीं हूँ तो फिर ना मुल्क की ज़रूरत है ना रियासत की ज़रूरत है, क्योंकि बिजनेस कम्युनिटी suffers the most. We have to be friendly for the cause of the country, for the people of Pakistan. अपनी पॉलिसीज ऐसी बनानी चाहिए जिससे बिजनेस एंड एग्रीकल्चर दे शुड गो टुगेदर। अच्छा जी, बानी PTI की बहन है अलीमा खानम, वो ये कहती हैं कि बानी PTI ने कहा है मुकदमे ख़त्म हो गए हैं, डील क्यों करूँगा, और उन्होंने कहा कि 1.5 साल जेल काटी, क्या ज़रूरत है कि डील करूं, और मुकदमों का सामना करूंगा, नज़रबंदी के लिए बनी गाला नहीं जाएंगे। खान ये पूछ रहे हैं मैंने जेल काटी है 1.5 साल, मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं किसी के साथ डील करके निकलूं। जब मेरे केसेस ख़त्म हो गए तो इस नहज पे आके मैं डील नहीं कोई कर रहा।
मैं अपने केसेस का सामना करूंगा। वो बनी गाला हाउस अरेस्ट में नहीं जाएंगे। जिन लोगों ने पार्टी छोड़ दी उनको कैसे आपने इन केसेस से माफ कर दिया? सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर मोस्ट जजेस से जुडिशियल कमीशन बनाए, वो इसकी तहकीकात करेंगे। अच्छा जी, उधर यार भाई न्यूज़ के प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में बात की है सलमान अकरम राजा साहब ने, तो वो ये कहते हैं कि बानी पीटीआई हर एक से मुज़ाकरात और हर एक को माफ़ करने को तैयार है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है। और उन्होंने कहा कि मुतालबात की तहरीरी फहरिस्त की बात नहीं हुई, तहरीरी फहरिस्त देना ना देना पीटीआई का ऑप्शन है, यानी कि उनकी सवाबदीद है, कोई हमें डिक्टेट नहीं कर सकता। देखेंगे हमने रिटर्न देनी है या नहीं देनी, कोई डिक्टेट तो ये नहीं कर सकता हमें। हम उस दिन बैठेंगे 2 तारीख को और देखेंगे क्या लाया अमल अपनाना है और क्या बात होती है और इस बात को कैसे आगे लेकर चलना है। अच्छा, मुझे समझ नहीं आ रहा तहरीरी तौर पर क्यों नहीं ये फहरिस्त देना चाहती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, रिकॉर्ड पे क्यों नहीं अपनी जो मुतालबात हैं उनको लेकर आना चाहती, और ये वो कहते हैं जी हमें कोई डिक्टेट नहीं कर सकता। तो आई थिंक इट्स अ फेयर डिमांड। अगर देखा जाए, अगर हुकूमती मुतालबात आप प्रेजेंट ज़ाहिर एक लिस्ट इंसान होता है, वरना तो मैं कहता हूँ सियाको सबाक से चीज़ें हट जाती हैं ना। वर्बली जो कम्युनिकेशन हो रही है, और अगर इतने ऐसे माहौल में हो रही हो जहाँ से आप देख रहे हैं कि बयानात भी नहीं रुक रहे हैं, यानी कि एक तरफ यही जो जमातें हैं इनके रुकन बैठ के मुज़ाकरात भी कर रहे हैं, और इन्हीं पार्टियों के जो दूसरे अरकान हैं वो एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी भी कर रहे हैं, इवन यहाँ तक कह रहे हैं कि जी इन मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये बड़े इंटरेस्टिंग यहाँ पे कमेंट्स चल रहे हैं। दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो उसके रुकन जो है, लास्ट जो मीटिंग हुई थी उसमें 3 रुकन आए थे। इस बार क्या तमाम की तमाम जो उनकी तरफ से रिप्रेजेंटेशन है वो मौजूद होगी कि नहीं, दैट ऑल्सो शोज़ के इन मुज़ाकरात को कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं। भाई बात ये है कि मुज़ाकरात होने चाहिए, और जाहिर है कि क्या ही बेहतर हो कि मुल्क में आप सोचें कि नए साल का आगाज़ भी हो रहा हो और वो सियासी इस्तेहकाम के साथ हो। ज़ाहिर है महज आराई किसी के मुफाद में नहीं होती, और यही वजह है कि आप ये देखते हैं कि गवर्नमेंट का भी फोकस यही है कि मुज़ाकरात हो जाएं। हालांकि आप देखें कि नवंबर का जो धरना था या जो उसका ड्रॉप सीन हुआ, उसके बाद हो सकता था कि हुकूमत कहती कि हमें क्या ज़रूरत है, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि सूबे साथ मिलकर मुल्क की मुआशी बहाली की बात हो, क्योंकि हमें मुआशी बहाली की ज़रूरत है। और अब तो मीसाक़े वो क्या कहते हैं, मईशत की भी बात हो रही है, वज़ीर ख़जाना साहब भी ये फरमा रहे हैं। तो बहरहाल देखते हैं जी क्या होता है। ये मामला ये ऊँट किस करवट बैठता है ये देखना होगा, और नए साल पे ये बैठक होगी, इस साल तो नहीं होगी, आइंदा साल जब बैठक होगी तो फिर देखेंगे क्या अगले साल इस पे बात करेंगे 2025 में। तो अब हम सियासी माहौल से निकल के जो हमारा असल माहौल है, एनवायरनमेंट है, उस पर आ जाते हैं। यानी कि हमारा वेदर इस वक्त हमें क्या बता रहा है। ठंड है, सर्दी है, खूब कड़ाके की सर्दी है, और सिंध भर में हम देख रहे हैं कि यहाँ का जो दर्जा हरारत है वो भी बड़ा वेरिएंट किस्म का दर्जा हरारत है। कहीं पे कुछ है, कहीं पे कुछ है। एक ही सूबे में मुख्तलिफ किस्म के मौसम जो हैं वो आप महसूस कर सकते हैं। और सदफ आपको पता है कि इस वक्त जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से, यानी कि इस वक्त कराची पूरी दुनिया का आलूदा तरीन शहर है। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो पूरी दुनिया में सबसे बुरा AQI वो कराची का है, दैट इज़ 262। दिल्ली इंडिया दूसरे नंबर पर है, ढाका तीसरे नंबर पर है, और इसके बाद इस लिस्ट में लाहौर नहीं है, विच इज़ अ गुड न्यूज़ कि हमारे लाहौरी जो भाई बहनें बुजुर्ग हैं वो सुख का सांस ले रहे हैं बच्चे। लेकिन ये याद रखिए कि जो कराची शहर है, आई मीन फॉर मी इट्स अ ब्रेकिंग न्यूज़। आई मीन आप सोचिए कि कराची जो है वो उसका AQI 262 है, ड्राई वेदर फिर जो इतने काम जो हमारे ये जो सड़कें टूटना एटसेट्रा एटसेट्रा, तो ये डस्ट भी तो फिर फ़ज़ा में मुअल्लक़ होती होगी, और फिर इंडस्ट्रियल धुआं, फिर ट्रैफिक हमारे पास कराची में जितनी है, और फिर ट्रैफिक सड़कों पर जब आपको पता है मुख्तलिफ जगहों पर प्रोटेस्ट के बायस फंसी रहे और वो गाड़ियाँ मुसलसल चलती रहें, तो फिर वो भी तो आपके AQI बढ़ाने में ही किरदार अदा करते हैं। तो भाई देख ले जी। और आपको हमारी आवाज़ों से अंदाज़ा हो गया होगा कभी हम कैसे साउंड कर रहे होते हैं बिकॉज ऑफ द वेदर। चलें तो हम कराची से निकल के मुल्क के और हिस्सों में भी जाते हैं, हाँ बालाई इलाकों में जाते हैं, बलूचिस्तान की बात करते हैं। शदीद सर्दी है, स्कर्दू में वक्फे वक्फे से बर्फबारी हो रही है, क्या बात है। पारा -13, उफ -13 तक गिर गया है। गिलगित में -7 है, स्तोर और हुज़ा -6, कालाम कोयटा किलात में -5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। अच्छा जी, इसी तरीके से लाहौर समेत पंजाब में धुंध के बायस मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात पर बंद कर दिया गया है। कराची में भी सर्दी की जो लहर है जो चल रही है वो बरकरार है। अच्छा, कल देखिए ना आप, वहाँ पर मोटरवे पे हादसा भी एक पेश आया,
اس کے نتیجے میں وہ جسٹ ہیونگ اے لک ایٹ سوشل میڈیا تو کئی لوگ تھے جن کے پیارے اس بس میں سفر کر رہے تھے جس کو حادثہ پیش آیا تھا فتح جنگ کے قریب اور وہ اپنی زندگی کی بازی ہار گئے. تو جی بہت خیال کیجیے. ظاہر ہے کہ جب آپ کسی بس میں جا رہے ہوتے ہیں تو وہ رسپانسبلٹی بس ڈرائیور کی ہوتی ہے, لیکن اس کے علاوہ جب آپ لوگ خود گاڑی چلا رہے ہوں تو بلا ضرورت گھر سے نہ نکلیں, اور اگر نکلنا ہو تو تمام احتیاطی تدابیر جو ہیں وہ کر لیتے ہیں. اچھا جی, اب ذرا ہم تذکرہ کر لیتے ہیں میچ بھی کر لیتے ہیں جناب. باکسنگ ڈے پر 2 ٹیسٹ میچز ہوئے, ایک پاکستان ورسز ساؤتھ افریقہ جو پاکستان اینڈ میں شکست پر منتج ہوا, اور دوسرا جی بھارت ورسز آسٹریلیا, اور اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ یہ تنازعات کے ساتھ ختم ہوا. اس کے اندر آپ یہ دیکھیے کہ مطلب آپ اس میں بھی میچ میں بھی ہم نے دیکھا کہ بھارت کو شکست ہوئی, وہ فتح حاصل نہیں کر سکا. میں پکچر دیکھ رہی تھی جس میں تمام کے تمام جو فیلڈرز ہیں آسٹریلین وہ جی آؤٹ کی اپیل کر رہے تھے. ہاں وہ بڑی انٹرسٹنگ پکچر تھی. ہاں جی, یہ بڑے اس میچ میں بڑے انٹرسٹنگ معاملات دیکھنے میں. آخر میں آپ یہ دیکھیں کہ کچھ چیزیں ہم نے دیکھی, جیسے وراٹ کوہلی اور کے ایل راہل جب آؤٹ ہوئے تو ان کی جو اہلیہ انوشکا شرما اور باقی جس طریقے سے ان کی کے ایل راہل کی اہلیہ جس طریقے سے ششدر اور پریشان دیکھ رہی تھی. اچھا خاصا وراٹ کوہلی کھیل رہے تھے, 5 رنز پہ ہی تھے, لیکن جیسے ہی بال ان کو باہر پڑی 5th 6th ٹرن پہ انہوں نے اپنی وکٹ گوا دی. یہ جو ڈسمسل ہے, اگر میں چاہوں فل اسکرین پہ دکھا دیں, یہ اس کے بارے میں کافی یہ بولا جا رہا ہے کہ یہ کنٹروورشل ہے. کیوں کہ جب جیسوال نے یہ شاٹ کھیلا اس کے بعد کلیئر ڈیفلیکشن نظر آ رہی تھی وہاں پر. یہ دیکھیں بیٹ سے بال لگا, ڈیفلیکشن ہوا, لیکن سنیکو یعنی کہ جس کے اندر وہ ساؤنڈ آتا ہے اس کے اندر کوئی ساؤنڈ نہیں آیا, یعنی کہ ساؤنڈ ویو اوپر نہیں ہوئی. اور پھر تھرڈ امپائر نے خود سے یہ ڈیسیجن لیا کہ چونکہ ڈیفلیکشن ہوئی ہے, دیکھیں بال کی ڈیفلیکشن آپ دیکھیں وہاں سے, اس پہ انہوں نے آؤٹ دے دیا. تو اس پر انڈیا کا یہ کہنا ہے, بی سی سی آئی کے وائس چیئرمین کا بھی اس پہ اسٹیٹمنٹ آیا ہے کہ بھائی ایسا کیوں ہے کہ جب آپ ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہو تو پھر ٹیکنالوجی کی موجودگی میں آپ اس پہ ریلائی کیوں نہیں کر رہے. بھلے ڈیفلیکشن ہوئی ہے لیکن سنیکو پہ نہیں آئی تو نہیں ہے. ڈیفلیکشن بھی تو انہوں نے ٹیکنالوجی کی مدد سے ہی دیکھا نا. نہیں, وہ کلیئر آئی سے بھی نظر آ رہا ہے. اچھا ایک چیز مجھے یہ بتائیں کہ آسٹریلوی میڈیا بھی ہمیں کافی زیادہ اس وقت بھارت کے اگینسٹ بولتا ہوا نظر آ رہا ہے. روتو انہوں نے کہا ہے, کس کو جی, روتا بچہ قرار دے دیا ہے کوہلی کو. اسی طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ روہت شرما کو قرار دیا, انہوں نے روتو بچہ قرار دیا, اور کوہلی کو انہوں نے جوکر کہہ دیا تھا. Why is that so? بھائی ہوا یہ تھا کہ جو نئے ان کے کانسٹاس ایک پلیئر آئے, ہی از 19 ایئر اولڈ, تو وہ کندھا مارنے والا جو انسیڈنٹ تھا اس کے بعد انہوں نے کافی ویڈیوز وغیرہ دکھائی. آپ کو پتا ہے کہ ٹیکنالوجی میں اور سوشل میڈیا کے استعمال میں آسٹریلینز آر کوائٹ گڈ. انہوں نے پھر یہ کانسٹاس کا اسٹیٹمنٹ دکھایا جس میں انہوں نے وراٹ کوہلی کو اپنا فیوریٹ پلیئر قرار دیا تھا. تو انہوں نے کہا دیکھو ہمارا کانسٹاس تو اس کو فیوریٹ پلیئر کہہ رہا تھا, اور اس نے آتے ساتھ ہی ایک بچے کو کندھا مار دیا. اور پھر یہ تھا کہ دیکھیں جی آپ اتنے سینئر ہیں, وہ 19 سال کا بچہ ہے. لیکن میں ایک اور کلپ دیکھ رہی تھی, سنیل گواسکر, وہ کامنٹری کے دوران انہوں نے جو غصہ نکالا ہے جی پنت پر, انہوں نے اسٹوپڈ 3 دفعہ انہوں نے بولا. تو بھائی کافی زیادہ اگریسو ماحول کامنٹری باکس میں بھی تھا, صرف گراؤنڈ میں ہی نہیں تھا. ہاں وہ بڑے, اور کافی اس پہ انہوں نے کہا گیا کہ بھائی آپ اپنے جذبات کا خیال رکھیں کیونکہ آپ وہ کریں. اچھا ایک اور چیز بڑی انٹرسٹنگ تھی کہ صدف انہوں نے کلپس دکھائے اس کے بھی, ہربھجن سنگھ جب بالکل بچے تھے اور انہوں نے جب آتے ساتھ ہی رکی پونٹنگ کو آؤٹ کیا تھا, تو رکی پونٹنگ نے بھی اسی طرح کا برتاؤ کیا تھا جیسے آج وراٹ کوہلی نے کیا. لیکن اس معاملے پہ ظاہر ہے اس وقت سوشل میڈیا اتنا نہیں تھا. تو لیکن آپ سوشل میڈیا کا کمال یہ دیکھیں, میں آسٹریلین کرکٹ کو فالو نہیں کر رہی, سارا کچھ آپ کو انسٹاگرام سے پتہ چل جاتا ہے. جب میں ایکس ایپ پہ گئی ہوں تو مجھے سوائے کرکٹ کے کلپ کے, اور وہ جو انڈیا اور آسٹریلیا کے درمیان ٹیسٹ میچ ہو رہا ہے, مجھے اور کوئی, اور لوگ بڑے انجوائے کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے کلپ نکال کے اس پہ جو ان کے کامنٹس ہوتے ہیں. سو خیر بھارت کی ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ تک فائنل میں جو رسائی ہے وہ بھی مشکل ہو گئی ہے, اور بھارت کو 184 رن سے شکست بھی ہو گئی. تو یہ جو کہتے ہیں نا پورا لڑائی سے بھرپور ایک ڈرامیٹک اسپائسی قسم کا جو میچ تھا, ٹیسٹ میچ تھا, یہ کینگروز کے نام رہا. تو ifs and buts والا معاملہ ہے جی اب انڈیا کے لیے. باقی ٹیسٹ میچز جیتنے ہوں گے, پھر یہ دعا کرنی ہوگی کہ فلانا ہار جائے. اچھا جی اب ذرا ہم فاطمہ بطول سے بات کرنے جا رہے ہیں جو بتا رہے ہیں مرگلہ ہلز میں جی بڑی مشہور و معروف جگہ تھی, دیٹ واز ون آف مائی فیوریٹس, مونال ریسٹورینٹ. اور کیا وہاں کا بریک فاسٹ ہوتا تھا, کیا زبردست وہاں کی ویسینٹی تھی, اور لوگ جایا کرتے تھے اور محسوس چاہے دن ہو چاہے رات ہو, جو ویو نظر خوبصورت ویو, اینڈ آئی مین لائک اس کو بہرحال وہاں پر اس کو ہٹا دیا گیا, اور دیکھیں اس سے کتنے لوگ بے روزگار بھی ہوئے تھے, وہ چیز اپنی جگہ. لیکن اب یہ ہے کہ وہاں پر عمارتوں کی جگہ درخت لگا کر نیشنل پارک کے فیز 1 کا باقاعدہ افتتاح کر دیا گیا ہے. تو فاطمہ بطول سے بات ہم کرنے جا رہے ہیں جنہوں نے ARY نیوز کی جانب سے یہ شجر کاری کی جو مہم ہے اس میں حصہ لیا. اوور ٹو یو جی.
जी, इस वक्त हम मरगला व्यू पॉइंट पे मौजूद हैं। यहाँ पे पहले हमें बिल्डिंग्स नज़र आती थी, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि नेशनल पार्क जो है उसका जो फेज़ 1 है उस पे उस हवाले से काम शुरू हो गया है। हमारे साथ इस वक्त रायना सईद भी मौजूद है, थोड़ा सा उनसे भी पूछते हैं क्या कहेंगे कि आज बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि प्लांटेशन की मुहिम जो है उसका आगाज़ किया गया है। अभी फेज़ 1 में हम इस जगह को थोड़ा महफूज कर रहे हैं, ग्रीनिंग शुरू कर दिया। ट्यूबवेल हमारे पास है, करीब पानी हमें मिल रहा है, तो हमने अभी से इसका काम शुरू कर दिया विद द हेल्प ऑफ द मीडिया, because media is a big support to our board and to the Islamabad Wildlife Management Board, and also Supreme Court का order की हम compliance करें। उसमें very clearly लिखा हुआ है कि this area must be reintegrated into the national park, meaning इस जगह को आपने green सब जितना आपने green करना है ना उतना ही बेहतर है और जल्दी जल्दी से करना है। अच्छा, एक तो प्लांटेशन का यहाँ पे काम किया जा रहा है, फर्दर क्या प्लान्स हैं यहाँ पे? फेज़ 2 में हमने वाकई यहाँ बेंचेस लगाएंगे, थोड़ा सा व्यू पॉइंट्स बनाएंगे, बट वो काम ज़रा टाइम लगेगा। बट अभी तो था ना इसकी सेफ्टी को सिक्योर करना, और ऑल्सो हम नहीं चाहते कि हम टाइम ज़ाया करें, बिकॉज जितनी देर ये जगह यूं ही खाली रहती है तो फिर और मुश्किलात हमारे लिए हो रहे थे। अच्छा, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो मुख्तलिफ किस्म के प्लांट्स हैं वो लगाए जा रहे हैं, तो यहाँ पे ARY की तरफ से भी जो है वो एक प्लांट जो है वो आज लगा दिया गया है, और हम देख रहे हैं कि तरह तरह के जो प्लांट्स हैं उसको यहाँ पे लगा के प्लांटेशन की मुहिम से जो है वो नेशनल पार्क को जो है मज़ीद खूबसूरत बनाने की तैयारियाँ हैं। जी चलो जी, दैट्स गुड कि दरख्त लगाए जा रहे हैं और हमें ज़रूरत भी है, लेकिन वो जो अशफाक आपने याद दिलाया हो वो जो एक माहौल था ना पहले मारगला हिल्स पर, वो बड़ा ज़बरदस्त खूबसूरत जगह थी, लेकिन बहरहाल सब अच्छा जो वहाँ गया है उसकी बड़ी अच्छी यादें हैं वहाँ से वाबस्ता। चले जी, अब जरा हम वापस आ जाते हैं। खूबसूरत जगह से निकल के हम एक ऐसे शहर में आते हैं जो अपनी उसकी एक पहचान है, बहुत लाइवली है, बहुत बिजी रहता है, असल बसल यहाँ पे बहुत कहलाता था, लेकिन अभी सिटी ऑफ डस्ट एंड प्रोटेस्ट एंड ट्रैफिक जैम्स बहुत ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे जारी है, और कई दिन गुजर गए हैं, जो अहम शाहराहें हैं वो बंद हो जाती हैं, और उसके बाद हम देखते हैं ट्रैफिक का जो अजाब है वो लोगों को झेलना पड़ता है। और अब सिंध हुकूमत और शहरी इंतज़ामिया धरने ख़त्म कराने के लिए कह तो रही है, लेकिन कोई वाज़े हमें उनका प्लान नज़र नहीं आ रहा, ना ही कोई वाज़े मौके अब तक वो इख्तियार कर सकते हैं, बल्कि वो अपील एक तरह से कर रहे हैं कि भाई क्या किया जाए इस धरने का। अच्छा, या तो आप पॉइंट्स मुख्तस कर दें ऐसे। इसमें कई लोगों ने तो ये कहा कि भाई आप इस दौरान ये करें कि आप लोग आम तातील का ऐलान कर दें शहरियों के लिए, लेकिन मसला ये है कि अगर आम तातील का ऐलान करेंगे उससे कुछ फ़र्क तो पड़ेगा, लेकिन जिन लोगों को हॉस्पिटल जाना है, जिन लोगों की कोई इमरजेंसीज है, जिन लोगों को अपने वैसे कम्यूट करना पड़ता है, तो आप ये देखें कि ये 1.5 या 2.5 करोड़ आबादी के शहर इस वक्त मफलूज होकर रह चुका है। और अगर आप उन मकामात पर जाके देखें तो बाकायदा तौर पर वाटर टैंकर्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उससे रोड ब्लॉक्स हैं, टेंट लगे हुए हैं, और अंदर आप जाके देखें तो वहाँ पर लोग भी इतने मौजूद नहीं होते। एक चीज़ तो सिंध हुकूमत कर सकती है, आपको कोई प्लान दे सकती है, डाइवर्जेंस दे सकती है, कोई आपको एक ऑल्टरनेट जो है रूट दे सकते हैं। अच्छा, ये बात मेरे दोस्त ने एक बड़ी अच्छी कही कि आप ऐसा होता है ना कि कई दफ़ा ये मैंने भी फेस किया है कि आप एक रोड पे दाखिल हुए, शुरू में ही आपको बता दें कि आगे बंद है, तो आप मुड़ जाते हैं। उसमें ये है कि आप पुलिस वाले भी वहाँ पर खड़े होंगे, सारे खड़े होंगे, लेकिन आप उस रोड पे गुजरते गुजरते आखिर में कोने पे पहुंच जाएंगे तो पता चलेगा वहाँ पर कोई रुकावट रोड बंद है ना, वहाँ पर आके आपको उस पॉइंट पर पता चलता है जी यहाँ से रास्ता बंद है, यहाँ से फिर आप वापस नहीं हो सकते क्योंकि आपके पीछे गाड़ियों की और हम शुरू में जो बात कर रहे थे कि आप ये सोचिए कि ये घंटों घंटे जब गाड़ियाँ मोटरसाइकिलें फंसी रहती हैं, तो उससे आपके ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है या मुसलसल फ्यूल बर्न होने की वजह से, कार्बन एमिशंस की वजह से, उससे भी आपके माहौल पर बड़ा असर पड़ता है। लोगों को जो उस वक्त तकलीफ हो रही है वो तो अपनी जगह आप सोचें किस अजियत का शिकार होते होंगे, यानी कि लोग मोबाइल फ़ोन की बैटरीज ख़त्म हो जाती होंगी, फिर उसके साथ साथ लोग अपने प्यारों को बता के निकलते होंगे मैं आधे घंटे में पहुँच रहा हूँ। तो बहरहाल अच्छा, अब ज़ाहिर है इस सारी सूरत हाल में हम इंतज़ामिया की तरफ देखते हैं, पुलिस की तरफ देखते हैं कि क्या कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं पुलिस चीफ, वो हम आपको सुनवा दे रहे हैं। अच्छा जी, इसके बाद फिर उनकी जानिब से इस मामले पर दोबारा से क्लियर भी किया गया कि मेरे इस बयान का मकसद ये नहीं था, सियाक़ो सबाक से हटकर मैं रोड क्लियर करने की बात कर रहा था, धरने ख़त्म करवाने का हुक्म नहीं दे रहा था। तो ये उन्होंने ज़ाहिर है वो ही कह रहे हैं कि मुझे जब तक गो अहेड नहीं मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से, इंतज़ामिया की तरफ से, जाहिर है तो वो अपने ओन ये फैसला तो इस पे गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट को या फेडरल गवर्नमेंट को किसी को अपना रोल प्ले करना चाहिए, क्योंकि आज अगर AIG साहब कोई एक्शन लेते हैं तो कल को फिर सारा मामला आप ये देखिए। तो तर्जुमान सिंध गवर्नमेंट सादिया साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात कर लेते हैं इस पे। सादिया, थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए वक्त निकाला।
اور آپ اس معاملے پر خاصی ووکل بھی رہی ہیں, بات کر رہی ہیں, لیکن یہ چیز کافی سمجھنے کی ہے کہ کراچی کی ہم بات کرتے ہیں تو ویسے ہی ہم حکومت سے شکوہ گنا ہوتے ہیں کہ یہاں پر سڑکوں کی جو حالت زار ہے, وہ یونیورسٹی روڈ کی جو حالت دیکھ لیں, ویسے بنارس کی سائڈ پہ ادھر ادھر ہر جگہ مسائل آلریڈی موجود ہیں ٹریفک سے متعلق. اوپر سے یہ جو ابھی یہ جو دھرنے چل رہے ہیں, اس سے تو شہر مکمل طور پر چوک ہو چکا ہے. اب شہریوں کا اس میں کیا قصور ہے, آپ کا اس پہ کیا نقطہ نظر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ, آپ نے صبح صبح مجھے ARY مارننگ پہ لیا. دیکھیں میں تو بار بار پچھلے 2 دن سے جو فرقہ جعفریہ کے بڑے علماء دین ہیں ان سے, ان کے لیڈر سے یہی ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ جو کچھ قرم ایجنسی میں پارا چنار میں ہوا وہ کسی طرح ایکسیپٹیبل نہیں ہے. وہ ایک انسانی المیہ ہوا ہے جس کو پاکستان کی تمام پولیٹیکل فورسز مانتی ہیں, اور اس کو حل کرنے کے لیے ہم سنجیدہ ہیں, اور فیڈرل گورنمنٹ بھی انوالو ہے. جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں فیڈرل گورنمنٹ بھی انوالو ہے. لیکن معاملہ ہوا KP میں, جو جہاں اس وقت MWM جو اس وقت روڈوں پہ کراچی کے دھرنا لگا کے بیٹھی ہے, وہ وہاں کی اتحادی ہے اس حکومت. ان کو ان سے پوچھنا چاہیے, ان کے چیف منسٹرز کو یہ مسئلہ وار فوٹنگ پہ, ان کو ان سے وار فوٹنگ پہ حل کرانا چاہیے. ہمیں بھی پتا ہے کہ وہاں اتنے لوگوں کا, بچوں کا انتقال ہوا ہے. ہمیں بھی پتا ہے وہ آپس میں جو کلیش ہوا ہے اس میں کتنی جانوں کا زیاں ہوا ہے, لیکن اس کی سزا کراچی یا پاکستان کے کسی دوسرے شہر کو کیوں دی جائے؟ آپ کو پتہ ہے رات کو بھی گورنمنٹ ڈیلیگیشن سعید غنی صاحب, مرتضیٰ وہاب صاحب, وقار مہندی صاحب گئے تھے اور ان کو سمجھا. وہ کہتے ہیں جی ہم پرامن ہیں. بالکل آپ پرامن ہیں, ہم نہیں کہہ رہے کہ آپ کی وجہ سے شہر میں کوئی لا اینڈ آرڈر, لیکن آپ جس طرح آپ نے سڑکیں بند کی ہوئی ہیں وہ لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ ہو جائے. ایک چیز بتائیں, جب آپ نے کہا ڈیلیگیشن گیا, بات ہوئی, پرامن بھی ہے, لیکن وہ آپ لوگوں سے کیا چاہتے ہیں؟ ظاہر ہے اگر کراچی جو کہ سندھ میں ہے, یہاں اگر سڑکیں بند ہیں تو سندھ حکومت سے کیا کوئی ان کی ڈیمانڈ ہے کہ آپ لوگ کوئی رول پلے کریں؟ نہیں جی, وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہماری سندھ گورنمنٹ سے کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے, نہ سندھ گورنمنٹ سے کوئی اس ایشو پہ ہمیں ہیلپ چاہیے, بس ہم دھرنا لگا کے بیٹھے ہوئے. یہ میں نے خود سنا ہے, جو ان کے لیڈر ہیں وحدتین کے, انہوں نے یہ بات کہی ہے, اور کہ جی ہمارا کوئی نہیں, ہم بیٹھے ہیں, جب وہاں کا مسئلہ حل ہو جائے گا تو ہم اٹھ جائیں گے. لیکن سعدیہ صاحبہ, ہر معاملے کا کوئی بینیفیشری ہوتا ہے یا پھر کوئی ایسی پارٹی ہوتی ہے جس کو نقصان ہوتا ہے. یہاں پر اس معاملے سے یا ان کے دھرنے سے سارا نقصان جو ہو رہا ہے وہ کراچی کے عوام کا ہو رہا ہے, کیونکہ وہ گاڑیوں میں پیٹرول ویسے ہی مہنگا ہے, گاڑیوں میں پھنسے رہتے ہیں, پہلے ہی ان کو گھر دیر سے پہنچتے تھے, کسی کو ہاسپٹل جانا ہے, کسی کی میڈیکل ایمرجنسی ہے, کسی کے کس طرح کے مسائل ہیں. تو ڈو دے انڈرسٹینڈ کہ یہ یہاں پر ایک منی پاکستان کو کس طرح کے ہیجان میں مبتلا کر دیا؟ دیکھیں میں یہ بات بالکل کہہ رہی ہوں کہ پاکستان کا منی پاکستان ہے کراچی, پاکستان کا بزنس ہب ہے, اس کو پیرالائز کرنے کا مطلب پاکستان کو نقصان پہنچانا ہے اور پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچانا ہے. آپ کو پتہ ہے بہت مشکل سے پاکستان کی معیشت جو ہے آن ٹریک ہوئی ہے. پاکستان میں کاروباری ویسے ہی لوگوں میں بے روزگاری, کاروبار میں مسائل وہ ہیں, اور اس کے بعد اگر کراچی پیرالائزڈ ہو, پاکستان کا ہب پیرالائزڈ ہو تو یہ قابل قبول نہیں ہے. لیکن ہم حکومت سندھ بار بار ان کے پاس ڈیلیگیشنز بھیج رہے, کبھی IG صاحب, کبھی کمشنر صاحب, کل حکومتی منسٹرز گئے ہیں, میئر کراچی گیا ہے. ہم چاہتے ہیں پرامن طریقے سے یہ معاملہ حل ہو, ہم لڑائی جھگڑا یا ہنگامہ نہیں چاہتے. دیکھیں میں بار بار یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر اسٹیٹ ان ایکشن آئے تو پھر تو کچھ 5 منٹ لگتے ہیں, ہر چیز ہو جاتی ہے, لیکن وہ اس پہ ہم جانا نہیں چاہتے. بھائی آپ کے اتحادی ہیں, آپ ان سے بات کریں کہ KPK میں کہ بھائی وہ ٹاکس ریزیوم کرائی جائے, جو
उसमें थोड़ा बहुत, क्योंकि कल मैंने सुना है कि जो केपी के गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन है उन्होंने कहा है कि जी थोड़ी सी बातचीत रह गई है, उनको कहें कि जी रिज्यूम कराएं, लोग फंसे हुए, आज 85 डेज हो गए, रास्ता बंद है, वहाँ बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा ये भी आवाम की सहूलत के लिए किया जा सकता है, मुतबादिल रूट्स बताए जा सकते हैं, कुछ डाइवर्जेंस बताई जा सकती है, लोगों को इस बारे में बाकायदा तौर पे बताया जा सकता है जी आप कौन से रूट ले सकते हैं। देखिए वो ट्रैफिक पुलिस कर रही है, लेकिन कराची की पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, उन्होंने रात को ये यकीन दहानी कराई है कि एक साइड का ट्रैक खोल दिया जाएगा और हम ट्रैफिक की रवानी को मुतासिर नहीं करेंगे। लेकिन आपको पता है कराची की जब पीक रश आवर्स होते हैं और सुबह के टाइम जब लोगों को ऑफिसेज जाना होता है कितना रश है, और उसके बाद जब शाम में वापसी, वो जो ऑलरेडी हमारे पास रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस पॉपुलेशन को केटर करने के लिए कम है। तो मैं तो उनसे बार बार ये रिक्वेस्ट करूंगी कि बिल्कुल आप प्रोटेस्ट करें, लेकिन अगर आप कोई एक जगह का इंतखाब कर लें, आप वहाँ एक जगह पे आप कर लें, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट से तो आप कुछ नहीं मांग रहे ना, आप चाह रहे हैं कि वफाकी हुकूमत सुने या वहाँ पर मामला हल होता है। कि सो मच सादिया जावेद साहिबा फॉर योर टाइम। और सादिया ये कहती हैं कि भाई बात ये कि रियासत के लिए मुश्किल काम नहीं होता, लेकिन ज़ाहिर है कि वो नहीं चाहते कि कोई अमन अमान की सूरत हाल इस तरह से क्रिएट हो या ताकत का इस्तेमाल करना पड़े। अच्छा, अब्बास टाउन से खबर ये आई है कि वहाँ पर कोई पुलिस की जानिब से कार्रवाई की जा रही है और धरना ख़त्म करवाने के लिए। तो नज़ीर शाह हमारे साथ मौजूद हैं। नज़ीर शाह, क्या मंजर देख रहे हैं आप? बिल्कुल देखें, यहाँ पर पुलिस की जानिब से लाठीचार्ज शुरू किया गया है, शदीद शेलिंग की गई है, हवाई फायरिंग का तबादला किया जा रहा है, इलाके में फायरिंग की आवाज़ें भी आ रही हैं। पुलिस की जानिब से जो धरने के लिए लगाए गए टेंट थे वो तमाम गिरा दिए गए हैं। पुलिस की भारी नफरी वहाँ पर मौजूद है। अचानक से ही पुलिस पहुंची है। कुछ देर कबल पुलिस कंट्रोल पर ये मैसेज चला था कि जितने भी धरने के मकामात है वहाँ पहुंचकर मुज़ाकरात के जरिए इन धरनों को ख़त्म कराया जाए, और ना अगर मुंतज़मीन या शुरका माने तो फिर ताकत के जरिए इसको ख़त्म कराया जाए। शहरी बहुत सख्त परेशानी का शिकार हैं और उनकी जानिब से आज रवा साल का जो आखिरी रोज भी है वैसे भी सड़कों पर रश होता है। लोग एक चीज मैं देख रहा था, मतलब मुख्तलिफ जगहों पर जाने का इत्तेफाक हुआ, जैसे 5 स्टार की साइड पे या मुख्तलिफ और जगहों पर, तो वहां पर मैंने देखा कि टेंट्स तो लगे हुए हैं, रोड तो ब्लॉक है, लेकिन एक्चुअली जो धरने का स्पॉट है वहां पर गिनती के लोग बैठे होते हैं। यहाँ पर क्या सूरत हाल थी? यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में लोग थे या क्या सिलसिला था? और ये शेलिंग किस पे की जा रही है अगर इतने लोग नहीं थे तो? बिल्कुल देखें, कराची के जो मरकजी जो धरने या एहतजाज का जो सिलसिला था वो नंबर 1 पे था नुमाइश शुरंगी पे, नंबर 2 पे था अबुल हसन असफानी रोड पर जहाँ का अभी हम मंजर दिखा रहे हैं, तीसरे नंबर पे शारा फैसल का था, उसके बाद अंचोली, फिर 5 स्टार, रिजविया, इन तमाम को मिला के शारा फैसल वाला एहतजाज जो था वो ख़त्म करा दिया गया था, दोनों सड़कें खुलवा दी गई थी। लेकिन ये रोड 7 रोज से बंद था, आज पूरा 1 हफ्ता हो चुका था। तो कुछ देर कबल जब पुलिस की जानिब से यहाँ पर एक्शन शुरू किया गया है तो उसमें हमने देखा कि शेलिंग की गई है। धरने में अव्वल तो बहुत कम लोग वहाँ बैठे थे, लेकिन जो थे वो भी वहाँ से उठकर भागे और तमाम टेंट वगैरह पुलिस ने गिरा दिए। और एडिशनल आईजी कराची ने कल एक मीडिया टॉक की थी जिसके अंदर उनका कहना था कि शहरियों ने बहुत बर्दाश्त कर लिया है और जो इस तरीके से एहतजाज करना सब कहा गया, लेकिन इस तरीके से नहीं कि जिससे लोगों को परेशानी हो। पूरे पाकिस्तान में उनका ये भी कहना था कि कहीं पर भी धरना नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ कराची में हो रहा है। और कराची के जो शहरी हैं वो शदीद परेशानी का शिकार थे क्योंकि 17 मकाम पर कराची में एहतजाज किया जा रहा था, जो कभी 13 पे कभी 12 तक रह जाता। तो जो सूरत हाल अब देखिए तो बज़ाहिर ऐसा ही लगता है कि पुलिस को काफ़ी प्रेशर आया है, लोगों की जानिब से बहुत ज़्यादा शिकायत भी थी जो ज़िला इंतज़ामिया और पुलिस की जानिब से। और वज़ीर दाखिला यकीनी तौर पर इसमें पुलिस अपने तौर पर एक्शन शुरू नहीं कर सकती, तो इसमें काफ़ी अहम ये फैसला किया गया है, बड़ा फैसला किया गया है, जिसके बाद अब हमने ये एक मकाम हमारे सामने आया है जहाँ पर न सिर्फ लाठी चार्ज बल्कि बाकायदा शेलिंग की गई है। फायरिंग आप सुन सकते हैं वीडियो में कि फायरिंग भी की जा रही है और इस वक्त सड़क को बिल्कुल खाली करवा दिया गया है ना वहाँ पर। आप हमें बता रहे हैं सूरत हाल, बहुत शुक्रिया। अब यहाँ पे हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
हाँ जी, वेलकम बैक वंस अगेन। और जैसे कि शुरू में ही हमने आपको बता दिया, अगर किसी को नहीं मालूम, बहुत से लोगों को डेट नहीं पता होती, दिन नहीं पता होता, आज 31 दिसंबर है और आज मंगल का दिन है। कल है पहली, और पहली की अब 12 जैसे ही बजेंगे ना अशफाक, पूरे मुल्क में ऐसा लगेगा आपको धुएं बारूद की ऐसी खुशबू आएगी, ऐसा लगेगा कोई हमारे मसले हैं ही नहीं। हाँ, अब आपको कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं देगी। ये खुशी मनाने का जो तरीका है हमारा, ये बड़ा वायलेंट किस्म का है, और हवाई फायरिंग भी की जाती है। भाई बात ये है कि अगर कोई भी खुशी का मौका हो, न्यू ईयर हो, हवाई फायरिंग हो रही है। मजहबी एतबार से बात करें तो नया साल की शुरुआत किसी और महीने में होती है, लेकिन यहाँ पर ये ईसवी साल के एतबार से ये जो साल की शुरुआत होती है, तो फिर वो मनाने का तरीका भी कुछ वैसा ही है। लेकिन आप ये देखिए कि जिन मुल्कों की वो कहते हैं कि तायीद करते हुए या उनको फॉलो करते हुए ये मनाया जाता है, वहाँ पर कितने नज़्म ज़ब्त के साथ ऑकलैंड से सिलसिला शुरू होता है, सिडनी हार्बर से, फिर बल्कि वहाँ तमाम जगहों पर लोगों के लिए इंतजामात किए जाते हैं, खूबसूरत फायरवर्क्स होता है, रोशनी मरीना देखने जाते हैं, हो, या फिर ये है कि टाइम स्क्वायर हो, लोग कितनी तमीज़ से, तहजीब से खड़े होकर ये सारे नज़ारे देखते हैं और उसके बाद इंजॉय करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, साइलेंसर निकाले जाते हैं बाइक्स के, अल्टरेशन की जाती है, और उसके बाद फिर रही सही फैमिलीज़ अगर बाहर निकली हुई हैं उनको तंग किया जाता है, और फिर उसके बाद जो है वो मतलब एक अजब तूफान बदतमीजी। लेकिन हमारे मुल्क में जो और ये देखें हवाई पहली तारीख गुजरने के बाद जो अगले दिन हेडलाइंस लगती हैं, वो हेडलाइंस होती हैं कि फला की फायरिंग से, हवाई फायर से किसी घर में बच्चा, किसी छत पे कोई शख्स खड़ा था, उसको गोली लग गई, कोई बाइक पे जा रहा था। तो ये वाले तमाम जो जब हम पढ़ते हैं तो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन हम किसी के घरों में मातम कदा उसे क्यों बना रहे हैं, ये सोचने की ज़रूरत है। ऐसी खुशी ना बनाएं जिससे दूसरों के घर उजड़ जाएं। ये मेरी आपसे दस्त बदस्ता अपील है कि खुदा ना खुशी मनाएं, मगर उस खुशी को तहजीब के दायरे में मनाएं। तो चले जी बात कर लेते हैं इस पे। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद सलाहुद्दीन साहब, और मोहम्मद सलाहुद्दीन साहब पाकिस्तान की फ़ज़ाओं पर नज़र रखते हैं और साल के आखिरी दिन हम उनसे बात करने जा रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस सलाहुद्दीन भाई। ज़रा बताइएगा तैयारियां क्या की गई हैं इस दफ़ा इंतज़ामिया की जानिब से? हर साल ये ख़बरें आती हैं कि इतने लोग ज़ख्मी हुए, गुज़िश्ता साल का हम फिगर दे रहे हैं कि 38 रिपोर्टेडली ज़ख्मी हुए थे। इस दफ़ा क्या तैयारियां हुकूमत वक्त की? साल का आखिरी दिन है और ज़ाहिर है इंतज़ामिया की जानिब से भी तैयारियां की गई हैं। कमिश्नर कराची की जानिब से दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है, जो कि कल 1 जनवरी तक नाफिजुल अमल रहेगी। तमाम जो CBU जाने वाले रास्ते हैं वो बंद कर दिए गए। अब्दुल्ला शाह खाजी मज़ार के रास्ते बंद हैं, ख़याबान शहर जाने वाले रास्ते बंद हैं। लेकिन खुशी मनाएं, अच्छी बात है, लेकिन खुदारा इस चीज़ का ख्याल रखें कि हवाई फायरिंग ना करें। देखें, हवाई फायरिंग से एक आपकी तो एक तफरी होगी, लेकिन एक गोली जो किसी भी इंसान के लिए इंतहाई ख़तरनाक होती है, किसी घर का चिराग गुल हो जाता है, किसी को उम्र भर वो रोग बन के रह जाता है। इस खुशी को किसी के लिए मातम कदा ना बनाया जाए। मेरी इल्तिजा है तमाम शहरियों से, बहैसियत एक साफ़ी होने के नाते, एक शहरी होने के नाते हमें खुशी ज़रूर सेलिब्रेट करनी चाहिए नए साल की, लेकिन ख्याल के साथ हवाई फायरिंग से इज्तनाब बरतना चाहिए, ताकि वो हमारी हवाई फायरिंग किसी के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। पुलिस ने इस दफ़ा किसी के घर में मातम बिलाशुबा, लेकिन ये पुलिस इस दफ़ा क्या डिफरेंट कर रही है, क्या अरेंजमेंट्स इस दफ़ा किए? रास्ते तो बंद कर दिए, अदर देन 144 दफ़ा 144 के अलावा। देखें सदफ, ये हमेशा की तरह रिवायती एक प्रेस रिलीज जारी कर दी जाती है इंतज़ामिया की जानिब से, पुलिस की जानिब से। मोबाइलें खड़ी कर दी जाती हैं और रास्ते रोक दिए जाते हैं, लेकिन ये मनचले नौजवान है, साइलेंसर मोटरसाइकिलों से साइलेंसर निकाल के अपना मनचलापन दिखाते हैं, रोडों पे निकल जाते हैं और बाज़ लोग हवाई फायरिंग करते हैं। इससे थोड़ा सा हमें ख्याल रखना चाहिए। सर्दी का मौसम भी है, और दूसरा पुलिस का यही कहना है कि हमने तमाम इंतज़ामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। पुलिस की भारी नफरी मौजूद होगी और रेंजर्स भी वहाँ पर मौजूद होगी, कानून नाफिज करने वाले इदारे हरकत में होंगे। लेकिन हमेशा हर साल की तरह जब 1 जनवरी की सुबह होती है या रात 12 बजे के बाद हमारी हेडलाइंस बनती हैं, तो इतने अफराद ज़ख्मी हो गए, इतनी अपनी जान से गए। तो इसको रोकने के लिए इलाकाई सतह पर जो SHOs होते हैं उनको चाहिए कि वो उसकी रोकथाम करे। जिस इलाके में जहाँ जहाँ फायरिंग हो रही है वहाँ उस पे सख्ती करे। उन इलाकों पे पुलिस हर घर पे, हर गली कोने नुक्कड़ पे नहीं खड़ी हो सकती, हर एक शख्स पे उसकी जिम्मेदारी नहीं रह सकती। लोगों को इटसेल्फ themselves जो है लोगों को अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी और एक दूसरे का ख्याल करना होगा। इसी तरीके से हम पुरअमन रह सकते हैं। बात यह है कि दुनिया भर में कानून ये है कि तकरीबन 400 अफराद के ऊपर अगर डिवाइड की जाती है पुलिस की स्ट्रेंथ, तो एक पुलिस वाला होना चाहिए।
पाकिस्तान में 1300, 1250 से 1300 अफराद के ऊपर एक पुलिस एहलकार है। तो आप इससे अंदाजा कर सकते हैं, जी कराची की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि हमारे यहाँ ऑलरेडी कितनी कमी है, पुलिस ऑलरेडी कितनी कम है। तो ऐसे में पुलिस हर जगह नहीं पहुंच सकती, तो लोगों को, शहरियों को अपनी जिम्मेदारियों का ज़ाहिर है कि तायुन भी करना होगा और पूरी करनी होगी। क्योंकि आप ये देखिए, अगर आप अपने मोहल्ले में अपनी छत पर चढ़कर फायरिंग कर रहे हैं और आप ही के मोहल्ले में जाके गोली किसी को लग रही है और अंधी गोली है, तो आप ये सोचिए कि ये कितना है। और आजकल जो है वो विजुअल्स की वजह से, फुटेजेस की मदद से शनाख्त भी हो जाती है, आपको ट्रेस भी किया जा सकता है। तो बी वेरी माइंडफुल, बी वेरी केयरफुल जी, जिंदगी से बढ़ के और कुछ नहीं। अपना भी ख्याल रखें और दूसरों का भी ख्याल रखें। हमारे नुमाइंदे सलाउद्दीन साहब थे, आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ पर ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। साल के आखिर में हम काफ़ी फैक्ट्स एंड फिगर्स और स्टैट्स आपके साथ शेयर करते हैं और यहाँ पर जो हम खबर डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि रवां साल के 11 माह का जो फिगर है हमारे पास, उसमें सिंध भर में 18,757 से ज़ायद ख़वातीन खुला के लिए अदालतों से रुजू कर चुकी हैं। ये नंबर काफ़ी ज़्यादा है पिछले साल की निस्बत। और कराची की अदालतों में मजमूई तौर पर 9,266 केसेस दाखिल हुए। रवां बरस 8,978 केसेस के फैसले सुनाए गए, जबकि 4,076 मुकदमात ज़ेर समात हैं। और इसके रीजंस क्या क्या हैं सदर? अच्छा, इसकी रीज़न कानूनी माहिरीन के मुताबिक वो ये बताते हैं कि बढ़ती महंगाई, बेरोज़गारी, अदम बर्दाश्त। अच्छा, जो तीसरी रीज़न है या जो अब जो रीज़न मैं बताने जा रही हूँ वो ज़रा सी मैं उस पर चाहूँगी इसको कोई एलैबोरेट करे। सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल खानदानी निज़ाम को कमज़ोर कर रहा है, ये कानूनी माहिरीन ने वजूहात बताई हैं। अच्छा, कराची की ज़िले अदालतों की बात करें तो ज़िला शर्की में सबसे ज़्यादा मुकदमात दाखिल हुए हैं। अब ज़ाहिर है इसकी पूरी एक उन्होंने कैटेगराइज़ किया हुआ है तमाम तर सूरत हाल को, और ये बताया गया है कि जी ये जो केसेस हैं इनके फैसले ज़ाहिर है फिर उसी तवातुर से सुनाए भी जा रहे हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं, हमारे साथ फैमिली लॉयर एडवोकेट गुलजार ताफ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सो मच। ये जो वजूहात हैं यही हैं जो कानूनी माहिरीन बता रहे हैं? आपकी अपनी असेसमेंट क्या है? मेरी पर्सनल असेसमेंट ये है कि आजकल हमारी जो औरतें हैं, लेडीज़ हैं, उसमें बर्दाश्त बिल्कुल ख़त्म हो गई है। बिल्कुल बर्दाश्त ख़त्म हो गई है। हमारे पास जब औरतें आती हैं और जो है वो मतलब इस तरीके से वो हवाओं में उड़ उड़ के आ रही होती हैं कि हमारी जो है ना वो शादियाँ करा दी जाएँ, 7-8 हज़ार रुपये में जो है वो शादियाँ हो जाती हैं बहुत आराम से। और हक महर की मेरा एक पर्सनल मतलब तकरीबन 6 से 8 महीने पहले मैंने निकाह करवाया था, तो बाकायदा मैंने उस लड़की को डांटा। शी वॉज लाइक अराउंड 19 और बंदा जिसके साथ वो शादी कर रही थी ही वॉज अराउंड 40-42। और मैं जब उनसे पूछ रही हूँ कि बेटा मैं आपका हक महर क्या रखवाऊँ, तो शी वॉज लाइक लिटरली कि कुछ भी 2-3 हज़ार रुपये ना। खुला के केसेस की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल। तो ये हाँ मतलब उसी से रिलेटेड मैं आपको बता रही हूँ कि इसी तरह की जब शादियाँ हमारे पास आती हैं और इन्हीं शादियों के 15-20 दिन के बाद वही लड़कियाँ और औरतें हमारे पास आ रही होती कि अब मैं इनके साथ ये तमाम के तमाम केसेस तो ऐसे नहीं होंगे, कहीं पर तो उन खवातीन के साथ ज्यादती हो रही होगी। डोमेस्टिक वायलेंस हमारे पास एक बहुत बड़ी शरम है। डोमेस्टिक वायलेंस ये पूरा एक एक्ट है 2020 का जिसमें शौहर जो है वो मारपीट करते हैं औरतों के साथ, और औरतों को चूंकि अपने हुकूक नहीं पता, उनको पता नहीं कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्चुअली होता क्या है, वो पूरे जो है ना वो एक लंबी जिंदगियां उनके साथ गुजार लेती हैं। इवन यहाँ तक भी है कि अगर 4 साल तक एक शौहर एक बीवी को मेंटेन नहीं करता फाइनेंशियली तो वो खुला जो है ना बिल्कुल वो खुला फाइल कर सकते हैं। 4 साल अगर जो है वो एक शौहर 7 साल के लिए जेल हो गई है उसको नहीं जेल हो गई है वो खुला फाइल कर सकती हैं। अगर एक शौहर अगर जो है वो एक लड़की पिछले जो है वो 3 साल से उसको शेल्टर प्रोवाइड नहीं कर रहा तो वो खुला फाइल कर सकती है। तो छोटी छोटी बेसिक चीज़ें हैं जो हमारी औरतों को पता ही नहीं है। एक तो ये चीज़। दूसरा हमारे यहाँ पे जो खवातीन अब जो मुझे ऐसा लग रहा है कि टिकटॉक का जो यूज़ है फैमिलीज़ कुछ ऐसी फैमिलीज़ हैं जो अलाउ नहीं करती हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज के उनको मीडिया पे रहना है, जस्ट बिकॉज के उनको ये चीज़ें बड़ी अट्रैक्ट कर रही होती हैं, वो अपने इन लॉज के साथ साथ अपने पेरेंट्स को भी। डू वी हैव नंबर्स और स्टैट्स क्योंकि जो हमें इस सारे आर्गूमेंट को सपोर्ट करें? जब हम टिकटॉक की बात करते हैं, टिकटॉक पर जो पाकिस्तानी है उसमें ज़्यादातर हम कल ही बता रहे थे 72%, 65% मर्द हैं, उससे कम परसेंटेज जो खवातीन की है। तो सारी की सारी तो खुला लेने नहीं आ रही होंगी टिकटॉक पर। ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ टिकटॉकर्स की बात यहाँ पर नहीं कर रही हूँ मैम।
یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ جس طریقے سے وہ سوشل میڈیا کا غلط یوز کر کے اور صرف فیم میں آنے کے لیے اور وہ ہمارے پاس جب آ رہی ہوتی ہیں تو یہ ہمارے شوہر جو ہے ہم پہ پابندی لگا رہے ہیں. مطلب آپ بالکل آپ آ رہی ہیں, آپ کے لیے کیا میٹر کرتا ہے؟ یور فیملی لائف میٹرز اور دس اس طرح کی چیزیں آپ کے لیے میٹر کرتی ہیں. اور تھرڈ جو بہت مطلب جو ایک ریزن ہمارے پاس ہے وہ یہی ہے کہ شوہر جو ہے وہ ہمیں الگ گھر لے کے نہیں رکھ رہے. اوکے. دا بیسک ریزن جو ہمارے پاس آتا ہے کہ ہم جو ہے وہ ہمارے ان لاس کے ساتھ رہ رہے ہیں, ہماری پرائیویسی نہیں ہے, جو میں آپ کو ایک ایلیٹ طبقے کی بات بتا رہی ہوں. اور ایلیٹ طبقے میں ہمارے پاس ایک اور مین ریزن بھی یہ آتا ہے کہ ایکسٹرا میرٹل افیئرس. ایکسٹرا میرٹل افیئرس کہ ہم جو ہے وہ ہمارے شوہر انوالو ہیں دوسری عورتوں میں, اور جو ہے وہ ہم ایک چیز یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا کے استعمال کی بات ہے, ایک چیز یہ ہے کہ ہمیں سوشل میڈیا جب بھی مثال کے طور پر انسٹاگرام ہو یا کوئی بھی سائٹ ہم یوز کرتے ہیں, اس میں ہم یہ دکھاتے ہیں کہ ہماری زندگی میں سب اچھا ہے, یعنی کہ اس میں ہوں, صدف ہوں یا کوئی بھی ہو, یہ ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا, یا باقی لوگ تو بہت کچھ کرتے ہیں, یا جو انفلوئنسرز ہیں وہ اپنی زندگی کی وہ سائڈ پیش کرتے ہیں جس میں سب کچھ پرفیکٹ ہوتا ہے. ریئلٹی سے بہت اپوزٹ ہوتا ہے. یہ چیز کتنا آپ کے دماغ کو غلط کرتی ہے؟ مثال کے طور پر اگر آپ کی لائف میں ایشوز, آپ کہتے ہیں دیکھو میرا شوہر تو یہ نہیں کرتا, وہ دیکھو فلاورز بھی دے رہا ہے, وہ یہ بھی کر رہا ہے, وہ ساری چیزیں باقی چیزیں بھی پوری کر رہا ہے, وہ دیکھو گاڑی میں لے کے جا, یعنی کہ وہ پازیٹیو سائڈ ہے. ہو سکتا ہے ان کی زندگی میں کوئی نیگیٹو ہو لیکن وہ ہم نہیں دیکھ پاتے. بالکل اس کا امپیکٹ لڑکیوں پہ کیا پڑتا ہے؟ بالکل پڑتا ہے. دیکھیں نئی جو ریسنٹ میں آپ کو کہوں گی کہ جو نئی جن کو فیم ملتی ہیں, مطلب ایک اگر انہوں نے کوئی پوسٹ کر دی اور ان کو 8-10 لائکس مل گئیں شروع میں, تو وہ جو ہے نا وہ پھر اس طریقے سے ہو جاتی ہیں کہ یار ہمیں 8-10 لائکس مل گئی اینڈ آل دیٹ, پھر وہ معاملہ ان کے بڑھتا جاتا ہے. تو ان کو ایکچوئل میں ریالٹی کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا رہا ہے, وہ کیا. جیسے میں نے بھی آپ کو وہ نکاح والی ایگزامپل دی تھی کہ اس لڑکی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے ساتھ اب آگے ہونے کیا والا ہے. میں کسی جو ہے وہ ایک آلریڈی میریڈ بندے سے شادی کر رہی ہوں جس کے آلریڈی 2 بچے ہیں, تو وہ کبھی بھی اپنی بیوی اور بچوں پہ مجھے پرائرٹائز نہیں کرے گا. ایٹ ٹائمز ایسا ضرور آئے گا کہ جہاں پہ مجھے بیک آف کرنا ہے, یا تو مجھے سروائیو کرنا ہے یا مجھے بیک آف کرنا ہے. تو بہت سارے آپ دیکھیں نا کہ جو الٹریٹ مرد ہیں وہ کیا کریں گے لاسٹ میں آ کے کہ بھائی میں جو ہے وہ تجھے طلاق دیتا ہوں, اور اگر طلاق نہیں دیتا ہوں تو میں ماروں گا. تو وہاں پر جب کورٹس میں کیا ریکنسیلیشن کے چانسز دیے؟ بالکل ایسا ہی جو ہوتا ہے. آپ نے بات کہی کہ اکثر و بیشتر کوئی ہوتا ہے جی ہمیں الگ گھر رکھ کے دیں, تو واٹس رانگ ان دیٹ؟ اگر وہ آدمی افورڈ کر سکتا ہے تو وہ کیوں نہیں یہ ڈیمانڈ پوری کر سکتا اگر وہ نہیں ان لاس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے, اس کی نہیں بن رہی ہے. اور ہمارا اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ اگر ایک عورت کو الگ گھر چاہیے تو وہ اس کا ایک بیسک رائٹ ہے. لیکن یہاں پر عورتوں کو تھوڑا سا اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ اگر وہ فائنینشلی اس چیز کو افورڈ نہیں کر سکتا فور ٹائم بینگ, ٹھیک ہے, کہ اگر وہ آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہے کہ ابھی وی ہیو جسٹ انیشیٹڈ آور میرڈ لائف, اور تھوڑا سا 5-8 مہینہ آپ میرا سپورٹ کر دیں, اور اگر آپ ایڈجسٹ نہیں ہو پاتی ہیں so that we can always one has to make an effort نا. اگر آپ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہی جا رہے ہو کہ جی جاتے ہیں میں نے جانا ہی نہیں ہے, میں نے رہنا ہی نہیں ہے, تو پھر یہ کوئی بات نہیں. دوسرا ایک اور چیز بھی ہے اس میں میرے خیال میں, یہ انڈرسٹینڈنگ ساتھ ہی یہ ہونا چاہیے کہ پتہ ہونا چاہیے. مثال کے طور پر اگر کسی کی خاندانی ویلیوز ہیں کہ انہوں نے ساتھ ہی رکھنا ہے, ساتھ ہی رہنا ہے, تو وہ لڑکے پہلے کنوے کر دیں, یہ کنوے کر دیں, لیکن بیکاز سم کلچرل ریسٹرکشنز ان چیزوں کو برا سمجھا جاتا ہے, یہ نہیں کی جاتی. تھینک یو سو مچ, آپ ہمارے پاس آئی, سارے ایشو پر بات کی. اور لیکن خلا کے کیسز جو وہ خواتین ہی دائر کرتی ہیں کیونکہ انہیں خلا چاہیے ہوتا ہے, تو دیٹس وائی یہ کیسز جو ہے نا آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا جیسے خواتین ہی صرف طلاق مانگ رہی ہیں. آدمی کے پاس یہ رائٹ ہوتا ہے طلاق دینے کا, وہ اس سلسلے میں کورٹ نہیں جائے گا, انہیں کورٹ جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. اور خواتین اس لیے کورٹ جاتی ہیں, اور اس لیے ہمارے پاس سامنے نمبرز آ رہے ہیں بیکاز خواتین جو ہیں ان کو قانونی جنگ لڑنی پڑتی ہے اس سلسلے میں. اب کیا؟ اچھا جی, اوکے جی. کراچی کے ڈسٹرکٹ سینٹرل ہے, وہاں پر سے بتایا گیا ہے کہ تمام مقامات پر سے دھرنے ختم کر دیے گئے, ایسا بتانا ہے پولیس حکام کا, اور اس بارے میں مزید تصدیق کرنے جا رہے ہیں نذیر شاہ. جی نذیر شاہ بتائیے گا اس متعلق. ہاں بالکل, دیکھیں اشفاق, کراچی میں تقریباً تمام مقامات پر احتجاج اور جو دھرنا جاری تھا ان تمام کو ختم کروا دیا گیا ہے. ہمارے پاس فوٹیجز بھی آ چکی ہیں, ہماری DIG ویسٹ اور SSP ایسٹ اور دیگر رینجر حکام سے بات ہوئی ہے, تمام مقامات پر دھرنے مکمل طور پر ختم کروا دیے گئے ہیں. لیکن اس وقت عباس ٹاؤن کے باہر میں موجود ہوں, یہ آپ کو فائرنگ کی آوازیں آ رہی ہوں گی. یہاں صورتحال انتہائی کشیدہ ہو چکی ہے. رینجرز کی پولیس کی بھاری نفری یہاں پر پہنچی ہے. پہلے تو مظاہرین گلیوں میں بھاگ گئے تھے, لیکن اب دوبارہ سے وہ سڑک پر آئے ہیں اور بہت زیادہ پتھراؤ شروع یہاں پر کر دیا گیا ہے. اس وقت ایک جانب رینجرز اور پولیس موجود ہے تو دوسری جانب مظاہرین موجود ہیں. ہوائی فائرنگ بھی کی جا رہی ہے.
जो मुजाहिरीन की जानिब से, और दूसरी जानिब जो रेंजर्स हुकाम है, रेंजर्स एहलकार हैं, वो मौजूद हैं। पुलिस की जानिब से SSPs और रेंजर्स की जानिब से विंग कमांडर और दीगर अफसरान यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ पर पुलिस ने एंटी राइट किट्स भी पकड़ी हुई हैं। लेकिन यहाँ पर इस वक्त जो सूरत हाल है, बहुत ज़्यादा माहौल गर्म हुआ है। वाटर कैनन के साथ ये आगे गए थे, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि इन्होंने जिस रास्ते से आ रहे थे उसी रास्ते पर पुलिस और ये रेंजर्स है, इन्होंने वापस होना शुरू कर दिया है, क्योंकि मुजाहिरीन बहुत ज्यादा। नज़ीर, आप हमें आगाह कर रहे हैं, जबकि इससे पहले पुलिस ने बयान ये दिया था। जी पहले हम बातचीत करेंगे, उसके बाद किसी भी इशू पर जाएंगे। चलें जी, ये इस वक्त पुलिस के तवज्जुह से खबर थी। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद आते हैं। अच्छा जी, बाखबर सवेरा में एक बार फिर से आपको खैर मकदम करते हैं। तो साल के आखिरी दिन 10 बजे के स्लॉट में ये हमारा शो दूसरा हिस्सा जो है वो आप देख रहे हैं। तो अशफाक इज़ाक सत्ती, सदफ अब्दुल जब्बार आपके सामने मौजूद हैं। एक चीज़ मेरी नज़र से गुजरी, मैं ये कहता हूँ कि इंसान किस किस चीज़ से अपने आप को महफूज रखे। वो ये थी कि भाई ये जो टी बैग्स हम इस्तेमाल करते हैं, कोई भी टी बैग्स हो, तो उसके अंदर जब वो चाय के कप में डाले जाते हैं तो बिलियंस ऑफ माइक्रो प्लास्टिक्स या नैनो प्लास्टिक्स जो हैं वो रिलीज होते हैं और वो कैंसर कॉज कर सकते हैं। प्लास्टिक कहाँ से रहा है? वो उस बैग में जिस मटेरियल तो जी वो मुख्तलिफ मटेरियल्स का बनता है। वो सेलुलोज का बनता है। उसके बारे में कहा जा रहा है कि सेलुलोज से बना हुआ है तो 135 मिलियन उसमें से वो रिलीज होते हैं। नायलॉन 6 का बना हुआ है तो फिर 8 मिलियन माइक्रोप्लास्टिक्स रिलीज होते हैं एक ड्रॉप ऑफ वाटर में। और अगर वो इसके साथ साथ मतलब आप अंदाज़ा करें कि दिस इज़ पॉलीमर का अगर बना हुआ है तो उसके बाद आप ये देखें कि 1.2 बिलियन माइक्रोप्लास्टिक्स जो हैं वो दाखिल होते हैं। और इसके अंदर कहा यह जा रहा है कि लाइकली ये आपके चूँकि वो मुख्तलिफ केमिकल्स ऐसे चाय के कप में जाके रिलीज़ करते हैं कि जो कैंसर कॉज करने का बायस हो सकते हैं। तो भाई जब भी आप टी बैग्स खरीदें तो आप देख लें उनके बॉक्स पे मेंशन क्या हुआ है कि वो जो जिस बैग में वो चाय मौजूद है, चाय की पत्ती मौजूद है, कंटेन जिसमें करता है, वो किस चीज का, किस मटेरियल का बना हुआ है। कोशिश करें कि आप डायरेक्ट पत्ती डालें। मतलब क्यों आप यूज कर रहे हैं? चलें जी। वैसे ये बाहर के मुल्क में टी बैग्स का ज्यादा इस्तेमाल होता है, यहाँ पे सिर्फ दफातर वगैरह में होता है। ग्रीन टी के नहीं होता। तो ग्रीन टी भी तो यूज करते हैं, वो उसी में होती है ना, या दफातर वगैरह में चाय जो अवेलेबल होती है मोस्टली। चलें जी, साल का आखिरी दिन है और इस साल का हमारा आखिरी शो है। हमारी टीम ने जितनी दफा साल का आखिरी दिन मेंशन किया, मुझे लगता है आखिर में आंसू आ ही जाएंगे। आंसू आ ही जाएंगे। तो हमने खैर कोशिश ही की है कि जरा अहाता करें। हमारी टीम ने कोशिश की है कि जो 2024 साल रहा सियासी तौर पर क्या उतार चढ़ाव है। अच्छा, मैं एक चीज यहाँ पर कहना चाहूँगा सदफ, बिफोर यू गो, जब आप न्यूज़ पढ़ती थी प्रॉम्प्टर पे होते हुए, कभी ऐसा होता था कि कोई लफ्ज़ ऊपर आया है और उसका मतलब कुछ और आ रहा है और नीचे वाली लाइन जब पढ़े तो मतलब कुछ और निकलता था? जब अल्फाज पाया तकमील तक नहीं पहुंच पाते। मिसाल के तौर पर यहाँ पर स्क्रिप्ट में एक लफ्ज़ लिखा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके ख्वाब शर्मिंदा और नीचे ताबीर लिखा है। तो शर्मिंदा ताबीर एक लफ्ज़ है जिसका मतलब ये है कि कुछ और है, लेकिन अगर आप सिर्फ शर्मिंदा पढ़ें तो मतलब कुछ और हो जाता है। तो हमेशा ऑलवेज रीड द फुल सेंटेंस। चलें, अशफाक जो है वो बैठकर बता रहे हैं कि हमारे साथ क्या क्या मसाइल होते हैं और फिर उसका हल भी बता रहे हैं वो आपको क्या होते हैं। लेकिन हम ये बता रहे हैं जी, कहीं पर मफाहमत और मज़ामत ये साल भरपूर तौर पर हम कहें कि सियासी उतार चढ़ाव का रहा और सियासी दर्जा हरारत जो है दुनिया भर में क्या कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल, दुनिया भर में क्या कुछ नहीं। तो जरा इस पर देख लेते हैं, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पीटीआई के लिए 2024 चैलेंजेस से भरपूर रहा। 13 जनवरी को बल्ले का निशान छीन गया। 8 फरवरी के इलेक्शन में बानी चेयरमैन और शाह महमूद कुरैशी समेत कई अहम चेहरे मंजरनामे से गायब रहे। बाद में इलेक्शन कमीशन में इंट्रा पार्टी इंतखाबात और मखसूस नशिस्तों के मामले पर अदालती और सियासी मुहाज पर मुश्किलात रही। 15 जुलाई को हुकूमत ने पीटीआई पर पाबंदी लगाने का ऐलान भी किया, लेकिन अमल न हो सका। पीटीआई अरकान असेंबली ने पार्लियामेंट हाउस के बाहर भूख हड़ताली कैंप लगाया। 8 सितंबर को मशरूत इजाजत मिलने पर इस्लामाबाद के इलाके संगजानी में जलसा किया और बानी पीटीआई की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। लेकिन 11 सितंबर को पार्लियामेंट से कई पीटीआई अरकान असेंबली को गिरफ्तार कर लिया गया। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए 3 मरतबा खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद के लिए मार्च भी किए। इस दौरान वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की हिकमत अमली और पीटीआई के अंदर इख्तलाफात की खबरों ने भी हलचल मचाई। अदलिया के इख्तियारात से मुताल्लिक 26वीं आईनी तरमीम रोकने के लिए भी तहरीक इंसाफ ने मज़ामत की, लेकिन हुकूमत 20 अक्टूबर को ये तरमीम पास कराने में कामयाब रही। The Constitution of the Islamic Republic of Pakistan। रद्द अमल में पीटीआई की जानिब से फाइनल कॉल का ऐलान किया गया।
کارکنوں کو 24 نومبر کو ڈی چوک پہنچنے کی ہدایت دی گئی، جہاں حالات کشیدہ ہو گئے۔ پھر اچانک پی ٹی آئی قیادت نے حکومت سے مذاکرات کے لیے آمادگی ظاہر کرتے ہوئے کمیٹی تشکیل دی۔ حکومت نے جواب میں کمیٹی بنائی، جس کا 23 نومبر کو پہلا اجلاس ہوا اور اگلا اجلاس 2 جنوری کو ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے 26ویں آئینی ترمیم پر حکومت کا ساتھ دیا، لیکن مدارس رجسٹریشن بل پر اختلافات سامنے آئے۔ تاہم اہم ملاقاتوں اور مذاکرات کے بعد صدر آصف علی زرداری نے دینی مدارس کے رجسٹریشن بل پر دستخط کر دیے۔ مولانا فضل الرحمان تو مان گئے، لیکن 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے بعد وعدے پورے نہ ہونے پر بلاول بھٹو زرداری خفا ہیں اور اس کا اظہار وہ کئی بار کر چکے ہیں۔ لیگ کا اور پاکستان پیپلز پارٹی کا معاہدہ ہوا، اس کا خلاف ورزی وقت نے جو ہم سے آئین سازی کے وقت بات طے کی، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کی برابری کی نمائندگی ہوگی جوڈیشل کمیشن میں، اس بات سے وہ پیچھے ہٹے تو میں نے احتجاج اپنا نام بھی وتھڈرا کیا۔ حکومت کی اتحادی ایم کیو ایم پاکستان بھی حکومت سے مسلسل اپنے خدشات اور تحفظات کا اظہار کرتی رہی ہے۔ گورنر سندھ کی تبدیلی کی خبریں بھی زیر گردش ہیں۔ جب تک اللہ تعالیٰ نے اس منصب رکھا، اس کا فیصلہ بھی میں آج کر رہا ہوں۔ جب سے گورنر بنا ہوں آج ہٹا رہے ہیں، بیچارے 3 بار احمد چنائے بھائی نے شیروانی بنائی ہے۔ تو چلیں جی اب اس معاملے پر بات کر لیتے ہیں۔ سینئر اینکر پرسن اور تجزیہ کار اور آف دی ریکارڈ کے ہوسٹ کاشف عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کاشف عباسی صاحب، سال کے آخری دن آپ کو ہمارا بہت بہت سلام عرض ہو۔ ہم اکثر بات یہ کرتے ہیں، اور بلکہ آپ یہ اکثر بات کرتے ہیں پاکستانی سیاست کو مد نظر رکھتے ہوئے، جب ہم نظام کی بہتری کی بات کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ نظام ایگزسٹ کرنا چاہیے۔ یہ جو 2024 گزرا، اس کے اندر پاکستانی سیاست اور نظام کی موجودگی یا بہتری کے حوالے سے آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ ایک تو آپ کو بھی آخری دن مبارک دیں یا نہ دیں، آئی ڈونٹ نو کس کو کس طرح گریٹ کرتے ہیں آخری دن کو۔ جی جی بالکل، میرا خیال ہے ہماری زندگی کا ایک دن اور کم ہو گیا، اب اگلے سال میں جا رہے ہیں تو اللہ اگلا سال خیر سے چڑھائے۔ لیکن نظام تو اس ملک میں پچھلے 5 سال میں ڈیٹیریٹ ہوتا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے جمہوریت ہوا کرتی تھی، اس میں سیاسی جماعتوں کا ایک بہت کلیدی کردار ہوتا تھا۔ اب ایسا لگتا ہے آہستہ آہستہ سیاسی جماعتوں کا رول تقریباً ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اپوزیشن آپ دیکھ رہے ہیں کہ روز سڑکوں پہ آ جاتی ہے کیونکہ ان کے کچھ گریونسز ہیں جو ایڈریس نہیں ہوتے۔ حکومت کہاں ہے؟ آپ کو کہاں نظر آتی ہے شہباز شریف صاحب کی حکومت کچھ سیاسی فیصلے کرتے ہوئے، کچھ بڑے فیصلے کرتے ہوئے؟ بات چیت ہوتی ہے، گفتگو ہوتی ہے، ہم سارے کہتے ہیں جناب جب تک اسٹیبلشمنٹ کی اجازت نہیں ہوگی حکومت تو بات چیت ہی نہیں کر سکتی۔ جب تک اپروولز نہیں آئیں گے حکومت فیصلے کس طرح کرے گی؟ شہباز شریف صاحب فوٹو آپس کے لیے، آپٹکس کے لیے اویلیبل ہوتے، لیکن اس سے آگے میرا خیال ہے شہباز صاحب کا کوئی زیادہ رول نہیں ہے۔ اب ان کو جنہوں نے حکومت میں لایا ہے، حکومت میں رکھا ہے، وہ بلاول صاحب، وہ آپ کے سامنے بھی آپ نے ساؤنڈ چلایا، وہ بھی ناراض ہیں، ان کے اتحادی سارے ناراض ہیں، لیکن کوئی کہیں نہیں جائے۔ کاشف صاحب آپ کو انٹرپٹ کریں گے کیونکہ اس وقت وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اڑان پاکستان کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ وی وانٹ ٹو میک شیور کہ ہم صرف واٹ اور وائی کی بات نہ کریں، اٹ ہیز ٹو بی آل اباؤٹ ایگزیکیوشن ایگزیکیوشن ایگزیکیوشن۔ اور یہ اڑان پاکستان ہمیں انشاءاللہ بالکل ہمیں اگلے 2 سے 3 سال میں ایک ایسے مقام پہ پہنچائے گا کہ دس ول result in this being the last IMF program۔ آج وزیر اعظم شہباز شریف پاکستان کے ترقی کے 5 سالہ منصوبے کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ منصوبہ پاکستان کو پائیدار ترقی کی راہ پہ ڈالنے میں بہت مددگار ہوگا۔ پاکستان کو اس وقت جو معاشی چیلنجز درپیش ہیں، جہاں حکومت نے ان سے نبٹنے کے لیے فوری اقدامات لیے، وہیں یہ بھی ضروری ہے کہ جو پاکستان کو مستقل بنیادوں پہ ترقی دینے کے لیے لانگ ٹرم گروتھ ہے، اس کا ایک خاکہ بنا کر اس پر عمل درآمد کیا جائے۔ اس سے پہلے بھی مسلم لیگ نون کی جب بھی حکومت آئی، اس نے ملک کی مضبوط معیشت کے ذریعے پاکستان کو ایک خوشحال اور خود مختار ملک بنانے کی کوشش کی۔ ویژن 2010 بنایا، ویژن 2025 بنایا، لیکن سیاسی عدم استحکام نے ان منصوبوں پر مکمل
अमल दरामद न होने दिया। अब एक बार फिर हम 5 साला मंसूबे के ज़रिए एक ऐसी पायदार तरक्की की बुनियाद रखने जा रहे हैं जिससे पाकिस्तान की मईशत को जहां एक तरफ तरक्की के लिए मजबूत बुनियाद फराहम होगी, वहीं इसके समरात पाकिस्तान के अवाम को बेहतर रोज़गार, बेहतर तालीम, बेहतर सेहत और बेहतर कारोबार के मौक़ों के ज़रिए फराहम होंगे। मैं समझता हूँ कि ये एक इनकलाबी कदम है और इसमें कामयाबी हमें तभी होगी जब पूरी कौम इसके लिए मिलकर काम करे। इस वक्त पाकिस्तान को सियासी इंतशार की या किसी सियासी लॉन्ग मार्च की नहीं, बल्कि एक इक्तसादी लॉन्ग मार्च की ज़रूरत है ताकि हम दुनिया का मुकाबला कर सकें। आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब अपना होम ग्रोन इकनॉमिक एजेंडा, जो एक मेड इन पाकिस्तान मुआशी इस्लाहात का एजेंडा है, वो लॉन्च करने जा रहे हैं और इस हवाले से वो पूरी कौम को बताएंगे कि किस तरीके से जो हम आज इस्तेहकाम से ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, यानी डिफ़ॉल्ट से हम गए इस्तेहकाम की तरफ, इस्तेहकाम से तरक्की की तरफ। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का करम है कि हमारे तमाम इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इंप्रूव हुए हैं। तो ये बड़ा ऑल इंक्लूसिव एजेंडा है जिसके तहत मुआशी तरक्की का सफ़र तय किया जाएगा और पाकिस्तान के अवाम के लिए खुशखबरियाँ होंगी। और इंशाअल्लाह ताला इस पैकेज के अंदर, इस मुआशी इस्लाहाती एजेंडे के अंदर पाकिस्तान, पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान के अवाम, सबका जिक्र है। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब अपना होम ग्रोन इस्लाहाती एजेंडा लॉन्च करने जा रहे हैं। ये वो एजेंडा होगा जिससे पाकिस्तान की मईशत की जो बुनियादें हैं उनको मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर, मुस्तकिल बिना के ऊपर उसकी सिमत को ठीक कर दिया जाएगा। ये वो तरीका होगा जो पाकिस्तान को जामे और देरपा तरक्की के रास्ते के ऊपर डालेगा। ये वो तरीका होगा जो पाकिस्तान को एक खुद मुख्तार माशी ताकत के तौर पे दुनिया के नक्शे के ऊपर उभार के लेके आएगा। अल्लाह ताला इस मकसद के अंदर इस हुकूमत को कामयाब करे और पाकिस्तान को उसका वो मकाम जो इस्लामिक उम्मा में होना चाहिए इंशाअल्लाह ताला शहबाज शरीफ साहब की क़यादत के अंदर हासिल फरमाए। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब आज पाकिस्तान की तरक्की के 5 साला मंसूबे का आगाज करने जा रहे हैं। जिन हालात में मुस्लिम लीग नून और उसके इत्तेहादियों ने हुकूमत संभाली, वो पाकिस्तान के लिए एक बहुत मुश्किल दौर था जिसमें इक्तिसादी तौर पर पाकिस्तान को शदीद चैलेंजेस दरपेश थे। कुछ शॉर्ट टर्म इकदाम के नतीजे में आज पाकिस्तान के तमाम इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, जिसके नतीजे में अवाम की जिंदगी में खुशहाली आना शुरू हो रही है और 2025 में पाकिस्तान इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पर टेक ऑफ कर जाएगा। जिस 5 साला मंसूबे का आगाज आज वज़ीर आज़म करने जा रहे हैं, उसके नतीजे में पाकिस्तान मुआशी तौर पर मजबूत होगा, पाकिस्तान में खुशहाली होगी, पाकिस्तान में सरमायाकारी होगी, हमारी मईशत का तरक्की का पहिया इंशाल्लाह पहले से बेहतर चलेगा। और उसके साथ साथ मैं नौजवानों को जो पाकिस्तान की 60% से ज्यादा आबादी पे मुश्तमिल है, मैं उन्हें भी ये नवीद और पैगाम देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान आपका मुल्क है, आप पाकिस्तान की स्ट्रेंथ हैं और इस 5 साला तरक्की के मंसूबे में आपके लिए एक शानदार मुस्तकबिल छुपा हुआ है। मैं अपने उन सियासी नाक बदअंदेश दोस्तों को भी ये पैगाम देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान किसी तरह की इंतशारी और फसादी सियासत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान का मुस्तकबिल हमारी नौजवान नस्ल के हाथ में है, हमारी कौम के हाथ में है और मियां शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में जो टीम इस वक्त सरगर्म अमल है, इंशाअल्लाह उसका अज़म है कि पाकिस्तान उन ख्वाबों की तामील होगा जो हज़रत कायद आज़म ने पाकिस्तान को बनाते हुए देखे थे और जो सोच हज़रत अल्लामा इकबाल ने हमें दी थी। हम इंशाअल्लाह पाकिस्तान को बहुत जल्द एशियन टाइगर बनाएंगे और हमारे वो तमाम साथी जो इस अमल में वज़ीर आज़म का हाथ मजबूत कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला वो एक नई तारीख रकम करेंगे। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान पायदार तरक्की के 5 साला मंसूबा पेश करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून समझती है मजबूत पाकिस्तान मजबूत मईशत से बन सकता है और मजबूत मईशत आपकी घर की खुशहाली से जुड़ी है। जब हर एक का चूल्हा चलेगा, हर एक के घर में खुशहाली होगी तो पाकिस्तान की मईशत मजबूत होगी। इसके लिए सियासी इस्तेकाम चाहिए, इसके लिए दहशतगर्दी का खात्मा चाहिए, इसके लिए हमें मिलकर काम करना पड़ेगा। 2013 में भी इसी तरह के मसाइल दरपेश थे पाकिस्तान को। डिफॉल्ट की बात होती थी, महंगाई बेशुमार थी, रुपया कमजोर था, मगर फिर मियां नवाज शरीफ और उनकी टीम ने 4 से 5 साल में इसी मईशत को संभाला
तकड़ा रुपया, बेहतरीन स्टॉक एक्सचेंज, पाकिस्तान की तारीख की कम तरीन महंगाई इस मुल्क में थे और बात हो रही थी कि ये मुल्क जल्द तरक्की याफ्ता ममालिक की लिस्ट में होगा, मगर फिर वही हुआ, सियासी अदम इस्तेकाम हुआ, दहशतगर्दी लौट कर आई, हम आपस में तकसीम हुए, हुकूमत ने कुछ मसाइल पर तो काबू पा लिया, आज डिफॉल्ट की बात नहीं होती, आज फिर एक दफा रुपया तकड़ा है, बेहतरीन स्टॉक एक्सचेंज है, मगर अब भी बहुत सारे मसाइल हैं। पायदार तरक्की के लिए हमें मिलकर काम करना होगा, सियासी इस्तेकाम लाना होगा, पाकिस्तान की मईशत को मुस्तकिल ऐसी उसकी बुनियाद रखनी होगी जो आने वाली कई दहाइयों पाकिस्तान को एक पायदार तरक्की दे। आइए मिलकर काम करें मजबूत मईशत के लिए। मजबूत मईशत ही मजबूत पाकिस्तान बना सकती है और ये हम मिलकर बना सकते हैं। आइए वजीर आजम का साथ दें उस पाकिस्तान के लिए जिसका ख्वाब कायदे आजम ने देखा था, जिसमें हर एक के लिए रोजगार हो, खुशहाली हो। नाज़रीन, उड़ान पाकिस्तान होम राइट जी, तो ये आपने मंजर देखा, हम समझ रहे थे कि ये लाइव है, लेकिन दैट वाजंट लाइव, बेसिकली दे वर रिकॉर्डेड मैसेजेस। उड़ान पाकिस्तान जो प्रोग्राम है और ये होम ग्रोन बेसिकली नेशनल इकोनॉमिक प्लान है, इसके ऊपर वफाकी वज़रा और अरकान पार्लिमान की जानिब से रोशनी डाली गई और बेसिकली 5 साल तरक्की का मंसूबा है जिसके हवाले से एक तबादला ख्याल किया गया और अपना नुक्ता नज़र उन्होंने दिया। इससे पहले हम बात कर रहे थे, काशिफ अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे और उनसे हम बात कर रहे थे और जाहिर है कि निज़ाम के हवाले से हम बात करना चाह रहे थे। और इस साल क्योंकि हम अक्सर और बेशतर ये बात करते हैं कि जब सियासी जमातें अपोजिशन में होती हैं तो उनका रवैया मुख्तलिफ होता है, जब वो हुकूमत में आती हैं तो उनका रवैया मुख्तलिफ हो जाता है। काशिफ अब्बासी साहब हमारे साथ है। काशिफ साहब वहीं से कंटिन्यू कीजिएगा, बस मैं ये ऐड करना चाह रही हूँ, हम हमेशा इस बात का जिक्र करते हैं कि क्या हमारे सियासतदानों ने जब वो जिक्र करते हैं कि उन्होंने कितनी मुश्किलात झेली हैं, जेल गए, सऊबतें झेली हैं, क्या वो कुछ सीखते हैं? क्योंकि अपोजिशन में रवैये मुख्तलिफ होते हैं, हुकूमत में आते हैं तो रवैये मुख्तलिफ होते हैं। अपोजिशन में जमहूरियत की बात करते हैं और हुकूमती जो तर्ज़ अंदाज होता है वो मुख्तलिफ होता है। तो क्या कुछ सीखा हमारी सियासी जमातों ने? हम बात करें अगर इस साल की तो देखिए, अगर मुझे ये कहे कि मियां नवाज शरीफ साहब ने 40, 45, 50 साल की सियासत में कुछ नहीं सीखा, या शहबाज साहब पिछले 30 साल से पॉलिटिक्स में हैं, उन्होंने कुछ नहीं सीखा, जरदारी साहब ने नहीं सीखा, तो देखिए ये तो फिर इस निज़ाम के साथ और इस मुल्क के साथ मजाक वाली बात है। सबको सब पता है कि डेमोक्रेसी आपसे या जमहूरियत आपसे क्या तवक्को करती है। अगर किसी को भूल गया तो आप जब ये ऑपोजिशन में 3 साल उस वक्त के बयानात निकाल के चला दें, आपको सब पता चलेगा कि इनको एग्जैक्टली पता है कि जमहूरियत में क्या होता है और क्या नहीं। सवाल यह है कि क्या ये जमहूरियत चाहते हैं या पावर पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, दोनों में बड़ा फर्क है। अगर आपने इस मुल्क के निज़ाम के लिए लड़ाई लड़ी तो उसका रास्ता कुछ और है, अगर आपने इस मुल्क का निज़ाम ठीक करना है उसका रास्ता बिल्कुल मुख्तलिफ है। अगर आपने पावर पॉलिटिक्स करनी है, यानी आपने कुर्सी की लड़ाई लड़नी है, उसका रास्ता बिल्कुल मुख्तलिफ है। आपने 2018 में देखा, आपने 2024 में देखा, सियासी जमातें बड़े आराम से अपना कंधा इस्तेमाल करने देती अपने मुखालिफ के खिलाफ, ताकि उनको उस मसनद पे बिठा दे, उस तख्त पे बिठा दे जिसको कहते हैं, कोई भी जमात हो। बिना जमात देखिए, इस मुल्क में कल परसों साद रफीक साहब ने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि इस मुल्क में रिमोट कंट्रोल जमहूरियत है, लेकिन 3 किस्म की उन्होंने बताई। एक जमहूरियत उन्होंने बताई जिनका जो हाइब्रिड निज़ाम है, इसमें एस्टैब्लिशमेंट पीछे से मुल्क चला रही है। दूसरा उन्होंने कहा कि बादशाहते हैं सियासी जमातें। अगर आप उसको समझे उसका मतलब क्या है, एक आदमी ये फैसला करेगा मैंने डील कर, कोई माई का लाल कुछ नहीं कर सकता। जितने मर्जी जमहूरी लोग बैठे हों, या लोग खामोश हो जाएंगे या अपने लीडर की हाँ में हाँ मिलाएंगे और ज्यादा गला फाड़ फाड़ कर कहेंगे बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। यही जमहूरियत है। यह है पाकिस्तान के निजाम का मसला। हम ऐसे लोगों में फंस गए हैं जो इस मुल्क का निजाम ठीक नहीं करना चाहते, वो जाती मफाद के लिए लड़ रहे हैं। सही है। अभी इमरान खान साहब जेल में है तो आप बड़ी अच्छी अच्छी जमहूरियत की बातें सुन रहे हैं। हाँ जी। अब देखते हैं वो बाहर आएंगे तो क्या होगा, जब उनको मौका मिलेगा वो क्या करेंगे। क्या एक और डील होगी जिस मियां साहब ने की थी, क्या एक और वजीर आजम जेल से वजीर आजम बनेगा और कोई वजीर आजम हाउस से जेल जाएगा। ये फैसले सियासतदानों ने करने हैं। लेकिन इस मुल्क में अगर तमाम सियासतदान इकट्ठे हो जाए वो इतने ताकतवर हैं कि कोई कुछ नहीं कर सकेगा उनके साथ। मसला ये है कि जब आप तकसीम होकर अपना कंधा एक
जमात अपना कंधा दूसरी के खिलाफ देती है, फिर उस वक्त आपकी जमहूरियत कुछ नहीं। तो अब्बासी साहब, ये जो जमहूरियत की बात कर रहे हैं, लेकिन जमहूर का क्या सोचती हैं हुकूमतें? मैं सिर्फ ये मिसाल देना चाहूँगा। हम बात करते हैं कि जी हमारी आमदन कम है, हम बात करते हैं हमें IMF के सामने वो जो कशकोल तोड़ने के दावे करते थे वो भी, और दूसरे जो खुदकुशियाँ करने की बातें करते थे वो भी एक साथ होके IMF के सामने सर्वसुजूद होते हैं। लेकिन जब वहाँ से रकम मिलती है तो उसके ऊपर फिर हम बात करते हैं कि जी हमारी इकॉनमी जो है वो एक्सपोर्ट ड्रिवन नहीं है, हमारी टैक्स ड्रिवन इकॉनमी है और हमें टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट करना है, लेकिन एक्सपेंडिचर्स पे ध्यान नहीं होता। जब मैं यहाँ पर बैठे हुए या सदफ यहाँ पर बैठे हुए या बाकी लोग बैठे हुए सुनते हैं कि भाई जी अरकान असम्बली की तनख्वाहों में इतना इजाफा हुआ 9%, ठीक है, वहाँ पर KP में जो है वो वज़रा को 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे, तज़ीनो आराइश के लिए 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे। यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर्स के लिए 2 अरब रुपए डबल केबिन गाड़ियों में बैठने के लिए दिए जाएंगे, क्योंकि उसके अलावा उन्हें उतरना पसंद नहीं है। जब मैं ये सुनूंगा कि आला तरीन लेवल्स पर टैक्स फ्री आपको पेंशन्स दी जाती हैं, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस दी जाती हैं, फ्री बिजली के यूनिट्स दिए जाते हैं, तो फिर कैसे रहेगा निज़ाम पर जमहूर का भरोसा? देखिए, कहीं ना कहीं हर सियासी लीडर के दिमाग में लोग जरूर होते हैं, लेकिन क्या सिर्फ लोगों का सोचते हैं? शायद बहुत से फैसले हमारी हुकूमतें ऐसा करती हैं जो गलत होते हैं, उनको भी पता है गलत है, लेकिन वो कर दिए जाते हैं। अब देखिए, मैं तनख्वाह के खिलाफ नहीं, लेट मी बी ऑनेस्ट, इस मुल्क में हमने क्या मिडिल क्लास को सियासत में लाना है या नहीं, ये फैसला कर लें। अगर आपने मिडिल क्लास को सियासत में लाना है तो मिडिल क्लास के पास उतने पैसे नहीं कि वो सियासत भी करे, इलेक्शन भी लड़े और उसके बाद फिर अपने घर के, तो फिर जैसी 2 नंबरी और करप्शन शुरू होती है। यानी वो लोग जो अगर सेनेट में आना चाहते हैं या वो रिजर्व सीट्स पे आते हैं या किसी तरह भी सियासत में मिडिल क्लास का बंदा आ जाता है, हम क्यों ये कोशिश करते हैं कि बाकी सब, अब आप और हम जितनी तनख्वाह दें, और अगर आपसे कहा जाए कि यार आप 1.5-2 लाख रुपए में गुजारा कर लें या 60,000 में गुजारा कर लें, आपको पता है कि ये गुजारा नहीं। या तो आप ये कहें कि ये एक फिलैंथ्रोपिक काम है जिसमें सिर्फ वो लोग आए जिनके पास ऑलरेडी बहुत पैसा, तो आपने ये मुल्क उठा के एलीट के हाथ में दे दिया। जिसके पास ऑलरेडी बहुत पैसा है फिर वही फैसला करेगा कि इस मुल्क के लोगों के साथ क्या होता है। लेकिन जमहूरियत इज इंक्लूसिव, ऑल इंक्लूसिव। सो पहली मेरा ये बड़ा बुनियादी आर्गूमेंट हमेशा से रहा है कि ये लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं जिनके पीछे हम खामखा अपनी एनर्जी इमोशंस की वजह से वेस्ट करते हैं, क्योंकि इमोशनली बड़ा अच्छा आर्गूमेंट है, दिस एनर्जी तनख्वाहें बढ़ा ली, लेकिन क्या नाक बनाए, क्या 50,000 70,000 में कोई गुजारा कर सकता है? लेट्स बी ऑनेस्ट, नहीं कर सकता। लेकिन अब लार्जर जो पिक्चर जो आप जिसको पेंट कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि एक हुकूमत आए या कोई भी लीडर आए वो लोगों के बारे में ना सोचे। प्रॉब्लम ये है कि हमें जो मुश्किल फैसले, जिसको आजकल पिछले 3 सालों में या 2 साल में मुश्किल फैसले कहा गया, ये मुश्किल फैसले करते हुए हमें बड़ी तकलीफ हुई, क्योंकि हमने अगला इलेक्शन देखा, हमने कहा अगले इलेक्शन में हमें किस चीज का फायदा होगा। IMF के पास हम 22-23 दफा चले गए, लेकिन हमने कोई निजाम अपना ठीक करने की कोशिश इसलिए नहीं की क्योंकि हम कहते थे उधार लेके मुश्किल आ लेंगे, लेकिन हमें अब वोट लाजमी चाहिए। IMF कहता था आपकी बिजली, आपका सर्कुलर डेट इकट्ठा हो रहा है, मत करें। आपको याद होगा 2008, 9, 10 के बाद से ये शुरू हो गया। अब NFC अवार्ड है, NFC अवार्ड पे IMF अब भी कह रहा है कि ये बड़ी एक मसले की जड़ है आपकी, कि जिसकी वजह से ये आपका डेट इकट्ठा होना शुरू हुआ, क्योंकि आप 600 अरब, मुझे याद है ये फिगर हमने सुना था 2011, 12, 13 में कि 600 अरब माइनस से विफाक शुरू करता है। विफाक ने पैसे दे दिए तमाम सूबों में, NFC के तहत बांट दिए। अब अपना खर्चा चलाने के लिए 600 अरब वफाक को उधार लेना, उसमें PSCP शामिल नहीं। ये फिगर हम उस टाइम सुना करते थे। क्या कोई आज भी पिछले 12 साल में आपने देखा किसी ने बैठकर कहा हो या हमें ही बता दिया हो कि हाँ इसमें एक डिफेक्ट है, NFC अवार्ड को रिविजिट करना चाहिए और उसकी वजह ये है, और सूबा कहे हम अपना हिस्सा काटने को भी तैयार हैं। यहाँ पे तो आप सुनते हैं, जब भी आपने याद होगा किसी ने NFC अवार्ड की का जिक्र किया, आगे से हम लात मार के हुकूमत गिरा दें, पीपल्स पार्टी नहीं करने देती। लेकिन मसला ये कि आप जितना मर्जी टैक्स इकट्ठा कर लें, आपका डेट बलून कर रहा है, तो कहीं ना कहीं सबको बैठकर ये फैसले करने पड़ेंगे कि फिलहाल हमारे मुल्क के मफाद में क्या है और हम इस डेट ट्रैप से निकलेंगे कैसे, और इसको एक्सपोर्ट इकोनॉमी बनाना पड़ेगा। बिल्कुल बनाना, लेकिन कोई रास्ता नहीं है। हाँ। ये टैक्स कलेक्शन आप कितनी, आज हमारी यकीन माने जितना टैक्स हम देते हैं सोर्स पे करता भी और बाय चॉइस भी देता हूँ, बिल्कुल ये टैक्स सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि आपका अक्सरियती मुल्क तो देती नहीं टैक्स।
यूं ही आप डंडा लेके टैक्स के पीछे सैलरी भागे क्लास लोग। ज्यादा टैक्स देता है और उसी पे ऊपर बर्डन ज्यादा भी है। आपने बहुत सही कहा कि जमहूरियत जो है उसमें इंक्लूसिव होना चाहिए और मिडिल क्लास को लाना है, तो फिर जाहिर है आपको थोड़े बहुत ये पाकिस्तान प्रिविलेजेस भी देने होंगे। थैंक यू सो मच। विश यू बेस्ट ऑफ द लक फॉर द न्यू ईयर। अल्लाह करे आपका साल भी अच्छा हो, हमारा नया भी साल आपको पेश की मुबारक हो। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? मेरे ख्याल में वफ़ा ले लेते हैं, ब्रेक ले लेते हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे जी। हाँ जी, तो अगली जो हमारा है नए साल की प्रेडिक्शंस, तो इसमें बड़ा दर्द है, हमारे जो लिखा गया है उसमें बड़ा दर्द पाया जाता है। लेकिन देखिए इनिशियली पहली बात तो ये कि गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह पाक को ही है, अल्लाह की ज़ात ही को मालूम है कि क्या होना है, कैसे होना है। यहाँ पर हमारी बस ये कोशिश होती है कि जो कहते हैं ना इल्म शुमार कहते हैं, अदाद हैं, जो नंबर्स हैं, उसके ज़रिए अगर कुछ एक बन सकता है मामला तो उसको ज़रा देखें क्या है। लेकिन ये बात तय है कि जो होना है वो अल्लाह ने ही डिसाइड किया हुआ है कि क्या होना है और कैसे होना है। हाँ जी, तो बहरहाल इसी हवाले से हम ज़रा बात कर लेते हैं क्या सूरत हाल रहेगी मुमकिन तौर पर। तो सियासी तौर पे, मुआशी तौर पे, अमन की अगर हम बात करें, हालात क्या रहेंगे और पूरी दुनिया में ओवरऑल क्या ट्रेंड चल रहे हैं, तो हम इन सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। भाई तब्दीलियाँ बहुत सी आ रही हैं। तो हमारे साथ जी स्टूडियोज़ में मौजूद हैं माहिर इल्म नजूम अली मोहम्मद ख़ान साहब। हमें जब भी हम उनसे दरख्वास्त करते हैं तो तशरीफ़ लाते हैं और बड़ा ओपनली तमाम मामलात पर बात करते हैं। और इसके साथ साथ माहिर इल्म नजूम सामिया खान भी हमारे साथ मौजूद हैं, वीडियो लिंक के ज़रिए हमें ज्वाइन कर रही हैं टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाते हुए। तो मोहम्मद अली मोहम्मद साहब, सर कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं जी, अल्लाह का शुक्र है। तो 2024 तो आज आखिरी दिन आ गया है, 2025 शुरू होने का है, तो क्या सिलसिला है? अगर हम जो ज़ोडिएक्स के हवाले से बात करें, बरूज के हवाले से बात करें, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर। ओके, तो कौन कौन से ज़ोडिएक के लिए साल अच्छा रह सकता है? सबसे पहले सामीन जो है हमारे नाजरीन हैं उनको मेरी तरफ से नए साल की पेश की मुबारकबाद। तो हम शुरू करते हैं इल्म नजूम की रोशनी में जो पहला बुर्ज है बुर्ज हमल, उसके हवाले से अगर हम करते हैं तो ये जो साल गुजरा 2024 ये उनके लिए काफ़ी बेहतर भी था, मिला जुला भी था, कुछ चीज़ें अच्छी भी हुई, बुरी भी हुई। लेकिन अब जो साल के आप कह लें कि फैब के बाद से, एंड ऑफ फैब के बाद से उनकी लाइफ में काफ़ी तब्दीलियाँ आएंगी, चेंजेस होंगी, ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस होंगी, घर तब्दील हो सकता है, जगह तब्दील हो सकती है, शहर तब्दील हो सकता है, फाइनेंशियल मैटर्स में बेटरमेंट आएगी। मई जून के महीने में उनको खुशखबरियाँ मिलेंगी। वेरी नाइस। और जुलाई का महीना थोड़ा उनके लिए जिम्मेदारियों का महीना होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट इज़ बेसिकली बहुत जल्दबाज और चीज़ों के इनिशिएटर बहुत अच्छे होते हैं लेकिन कंप्लीट नहीं कर पाते, अधूरे रह जाते हैं बहुत सारी चीज़ों। तो उनको दूसरों के मशवरों से फ़ायदा लेना पड़ेगा इस साल, अगर नहीं लेंगे तो नुकसान उठाएंगे क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी आ रही हैं उनके पास। ठीक है, नेक्स्ट ज़ोडिक साइन है बुर्ज सौर यानी टॉरस। टॉरस वालों के लिए ये लास्ट ईयर जिम्मेदारियों का साल था, प्रॉब्लम्स का साल था, थोड़ा अपोजिशन रही काफ़ी ज़्यादा। और ये जो कमिंग ईयर है उनके लिए फाइनेंशियल गेंस का साल है, फैमिली में इंक्रीमेंट का साल है। 2025 के फैब के बाद से काफ़ी सारे उनके पुराने फंसे हुए पैसे मिल सकते हैं, पुरानी फंसी हुई जिम्मेदारियां ख़त्म हो सकती हैं, उनको रिलैक्सेशन मिलेगा काफ़ी ज़्यादा। चले जी, आई एम हैप्पी। चले तो ये तो एक पूरा तवील हो जाएगा अगर हम तमाम जो है वो साइंस को कवर करेंगे। तो हम जरा आते हैं सामिया आपकी तरफ आते हैं। आपसे हम जानना चाहेंगे सियासी तौर पे बड़ी हलचल रही, इससे पहले भी जो हमारा सेगमेंट था वो यही था, उतार चढ़ाव रहा पाकिस्तान की सियासत में। और हम ज़ाहिर मुल्क में अगर सियासी स्टेबिलिटी होगी तो माशी तौर पे भी इस्तेहकाम आएगा और हम चाहते हैं मज़ीद इस्तेहकाम आए। तो आप आने वाले साल में कुछ बता सकती हैं कि क्या नज़र आ रहा है कि क्या हो सकता है सियासी तौर पे? इसी तरह हालात रहेंगे या कुछ बेहतरी आएगी? ये तो सदफ जी और इशफाक और आपके देखने वालों को, ARY को जो देख रहा है हमारी तरफ से, आने वाला साल इन एडवांस अल्लाह ताला हर घर में अमन सलामती हो और सबसे ज्यादा मुल्क में इस्तेहकाम हो। देखिए अल्लाह के फजल से आप ही लोगों के साथ में हर बारी शो भी किया है। अब तक तो जो है 2024 की मेरी 99% पेशगोइयां मेरे रब ने मेरी इज्जत रखी, रब ने पूरी की। एक पेशगोई मेरी रास्ते में है, उसी पे अब हम बात करेंगे। जो है ये जो साल है एस्ट्रोलॉजी का नया साल सदफ शुरू होता है मार्च 2025 से शुरू होगा एस्ट्रोलॉजी का नया साल। तब तक जो है 2024 की कंटिन्यूटी रहेगी। जरूरी बात है जो आप लोगों के थ्रू मैं आपके तवज्जुह से कहना चाहती हूँ
کہ جو ہے میرے علمی کریئر میں آج تک ایسا نہیں ہوا. ایک ستارہ جو کہ 4 نومبر کو ایگزٹ کر گیا تھا ایک گھر سے, وہ دوبارہ ریٹروگیٹ ہوتا ہوا, الٹا چلتا ہوا 5 جنوری کو اسی خانے میں دوبارہ آنے جا رہا ہے, جو کہ پاکستان کے سیکرٹ اینیمیز کا گھر ہے. پاکستان کے کو بیرونی خطرات بہت زیادہ لاحق ہیں. 5 جنوری سے لے کے 25 فروری تک یہ ٹائم ہوگا. تو آپ کی توسط سے میری یہ درخواست ہے, دعا ہے کہ میرا رب اس وقت صرف عوام مطلب ہمارے عسکری اداروں کے لیے بے انتہا چیلنجز آ سکتے ہیں. دوسرا جو میں یہاں کہنا چاہوں گی کہ اس وقت جو ہے آپ لوگوں نے ہمارے ادارے ہیں, ہمارے سیاستدان ہیں, اس وقت ملک اندرونی کیوس ہینڈل نہیں کر سکتا, کیونکہ خدا نہ کرے جو ہے ہمیں کوئی بیرونی ہم پہ کچھ جنگ, یا جیسے دیکھیں میں نے یہ پہلی پیش گوئی 19 دسمبر کو میری آن ایئر جا چکی تھی. اس کے بعد افغانستان والا واقعہ کاروائی کا آغاز ہوا. تو یہ خطرات ابھی ہمیں موجود ہیں, لیکن جو اچھی بات ہے ساتھ ہی جو ہے نا اشفاق روشنی نظر آ رہی ہے. یعنی میرے رب کے حکم سے انشاءاللہ 21 مارچ 2025 اور 15 مئی 2025 سے وہ پاکستان بننے جا رہا ہے جس کا خواب ہمیں ہمارے روحانی بزرگوں نے بتایا. اس کی بھی آسمانی ریزنز ہیں, اور ابھی جب آپ لوگ مجھے ورلڈ کے دنیا کے حالات پہ لے کے جاؤ گے, کیونکہ دنیا میں جو تبدیلیاں آنے جا رہی ہیں اس کی وجہ سے ہمارا ملک بہت اہم ہونے جا رہا ہے اسی سال کے سیکنڈ ہاف سے. اچھا دیکھیں, میں سامیہ سے تھوڑا اختلاف رکھوں گا. میرے حساب سے 15 مئی سے جو ہے نا بڑی صورتحال ملک میں بہت مطلب الارمنگ ہو جائے گی. 15 مئی تک تو حالات جیسے چل رہے ہیں چلتے رہیں گے. کچھ تھوڑی بہت ہو سکتا ہے پڑوسی ملک کی طرف سے کوئی دراندازی کی جائے دونوں طرف سے, یا افغانستان سے یا انڈیا سے, ان دونوں ملکوں کی طرف سے کوئی نہ کوئی دراندازی کی جائے, لیکن وہ اتنی کوئی اہم نہیں ہوگی, کوئی اہمیت کی حامل نہیں ہے. اصل معاملہ شروع ہوگا 15 مئی سے جون کے درمیان. اس میں میں بڑا آپ کو مطلب الارمنگ بتاؤں گا کہ ایمرجنسی یا ماشاء اللہ ایسی صورتحال ہو جائے گی, اور اس میں جو اعلیٰ عدلیہ اور مذہبی جماعتیں جو ہے نا کردار ادا کریں گی. اچھا, یہ بڑا 15 مئی سے لے کر جون تک کا جو پیریڈ ہے یہ بڑا سینسیٹیو پیریڈ ہے پاکستان کے لیے, اور یہ بڑا خطرناک صورتحال ہوگی. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ لیٹس ٹاک اباؤٹ دا اکنامک جو ہے وہ گروتھ اور یہ ساری چیزیں وہ کیسی ہماری رہے گی اس سال کے دوران. یہ تو بڑا مشکل سال تھا. ہاں, یہ مشکل سال تھا. ابھی فیب کے بعد سے 25 فروری کے بعد سے اکانومیکلی بہتری آئے گی. چیزیں بہتر آئیں گی, لیکن جو میں نے آپ کو بتایا کہ دیکھیں ہم لوگ ایسٹرولوجر اچھا تو سب کو محسوس نہیں ہوتا, آپ کو بچنا ہوتا ہے برے وقت سے. ہاں جی, جب آپ کے اوپر کوئی مصیبت آنے والی, کوئی بلا آنے والی, تو اس کی پریپریشن ہوتی ہے. ہمیشہ ہزاروں سالوں سے جو نجومی تھے اپنے جو بھی بادشاہ ہوتے تھے, شہنشاہ ہوتے تھے, ان کو برے وقت سے آگاہ کرتے تھے کہ جی قحط سالی آنے والی, سیلاب آنے والا ہے, اس کے لیے تیار. اس کے لیے اصل چیز یہ ہے. تو یہ جو میں نے آپ کو ٹائم بتایا 15 مئی ٹل جون, یہ تھوڑا کیا بہت بڑا سینسیٹیو پیریڈ ہے. یہ آپ یاد رکھیے گا, میری آن ریکارڈ رکھیے گا کہ یہ پریڈکشن میں نے کیا کی تھی, اور جب ہوگا واقعہ تو اس کے ساتھ جو ہے وہ بیرون امداد آئے گی, انٹرنیشنلی ٹیکنالوجی نئی آپ کو ایک ایسی چیزیں دیکھنے کو ملیں گی کہ آپ نے پہلے کبھی نہیں سنا. ٹیکنالوجی کی دنیا میں ایک نیا کچھ اضافہ ہوگا. اور مختلف بیماریاں جن کا علاج ابھی تک دریافت نہیں ہوا وہ اے آئی کی مدد سے اور نئی کچھ ایسی ٹیکنالوجیز آنے والی ان کی مدد سے دریافت ہوگا. ٹھیک ہے. اور ہمارا عزت اور وقار, یہ میں نے اندرون خانہ کی بات کی تھی جو 15 مئی سے جون, لیکن انٹرنیشنلی پاکستان کے معاملات اچھے رہیں گے. البتہ یہ سال 2025 جو ہے انڈر دا انفلوئنس آف 9 ہے, جو کہ مریخ کا سال ہے. انٹرنیشنلی جسے کہتے ہیں کہ رشیا ہو گیا, چائنا ہو گیا, اور بھی کچھ ملک مل کے ایک بلاک بنا لیں گے, اور ایک آپ کا ویسٹرن بلاک ہوگا. ان دونوں کے درمیان اوپنلی کلیشز آ جائیں گے, لیکن وہ ٹیکنالوجی کے کلیشز ہوں گے, ٹیکنالوجی کے تھرو ہوں گے. سامیہ آپ کی طرف آتے ہیں اور ذرا کچھ انڈیویجول پرسن ان کی بات کرتے ہیں. سب سے پہلے تو پیپلز پارٹی کا ذکر کر لیتے ہیں. بلاول صاحب ظاہر ہے انہوں نے سیاست میں بڑے عرصے سے قدم رکھا ہوا ہے اور آگے بہت بڑے ہیں وہ, اور بہت اہم رول ہے ان کا. اگر ہم دیکھیں بہت ساری جو ایسی آئینی ترمیم ہوئی یا دیگر واقعات ہوئے تو اس میں بڑا کی رول پلے کیا ہے. نئے آنے والے سال میں علم نجوم اعداد و شمار کیا بتاتے ہیں بلاول صاحب, مزید کیا رول پلے کرنے والے ہیں پاکستان کی پالیٹکس میں؟ صدف, میں ہمیشہ بہت زیادہ مجھے خوشی ہوتی ہے. بلاول ہمیں تو کر کے بچے لگا کرتے تھے اور میں کہتی تھی کہ لمبی اننگ نہیں کھیل پائیں گے, لیکن میں کہتی ہوں ان کی جو پولیٹیکل گرومنگ
ان کے فادر نے یا ان کے گھر والوں نے کی ہے، ہیٹس آف ہے. لیکن اس وقت تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ستارہ ماشاءاللہ پیک پہ ہے سال کے فرسٹ ہاف کے اندر جو ہے، اور ان کو اس سے بھی بڑی کوئی پذیرائی، کوئی کامیابی ملنے کے 100% امکانات ہیں. لیکن جیسے میری بہن صدف نے شروع میں کہا کہ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، میرے پاس بہت ہی محدود اندازوں کا علم ہے. وہ ملے گا کیا، اللہ نوازیں گے کیسے، یہ جو ہے غیب کا علم اللہ کے پاس ہے. لیکن نوازے ضرور جائیں گے کیونکہ ان کا ستارہ ماشاءاللہ دی بیسٹ پوزیشن میں آ چکا ہوا ہے. اوکے اچھا، اب آپ ذرا بتائیے گا، اگر ہم پولیٹیکل پرسنالٹیز کی بات کرتے ہیں تو اس میں کیسا رہے گا آپ کے علم کے مطابق یہ سال؟ اگر ہم میاں نواز شریف صاحب کی بات کریں یا پھر باقی جو لوگوں کی بات کریں، ان کی بات کریں، شہباز شریف، مریم نواز، نواز شریف صاحب. جی نواز شریف صاحب کے لیے تو خیر اتنا اہم کردار نہیں رہے گا اس سال. شہباز شریف جو ہے وہ مشکلات کا شکار رہیں گے تھوڑے سے، ان کے ساتھ تھوڑے سے ذمہ داریاں مختلف ایسے ان کو جسے کہتے ہیں ٹاسک ملیں گے جس کو ان کو ٹیکل کرنا پڑے گا، سیاسی طور پہ بھی اور معاشی طور پہ بھی. انٹرنیشنلی کچھ چیزیں جیسے یہ اب آج پاکستان کا ایک وہ انہوں نے کیا ہے اسٹارٹ، اس میں کچھ جسے کہتے ہیں پڑوسی ممالک مشکلات پیدا کریں گے، مختلف قسم کی چیزیں جن کو یہ ٹیکٹفلی ہینڈل کر لیں گے. اور ان کی جو ذہانت ہے وہ اپنے مشیروں کی وجہ سے، جو ان کے مشیر ہیں وہ بھی بہت قابل ہیں ان کے ساتھ، تو وہ ٹیکٹفلی ہینڈل کریں گے. لیکن اندرون خانہ معاملات تھوڑے ان کے لیے پرابلم کا شکار ہیں، یعنی ملک کے اندرونی داخلی معاملات میں پرابلم رہے گا. لیکن انٹرنیشنلی پاکستان کی جو عزت اور وقار میں اضافہ ہوگا اور کھیلوں کے میدان میں پاکستان کا ایک نام بنے گا. کافی ساری چیزیں، نئے کھلاڑی سامنے آئیں گے کرکٹ میں بالخصوص، اور کھیلوں میں بھی پاکستان کو. اور مریم صاحبہ کے لیے ابھی بھی تھوڑے سے پرابلمز رہیں گے سیاسی طور پہ، لیکن وہ پنجاب کو فوکس کر کے امپروو کریں گی، نئی اسکیمز لانچ کریں گی، نوجوانوں یوتھ کی طرف خاص طور پہ ان کا فوکس بڑھے گا. اور 2025 یوتھ کا سال ہوگا بیسیکلی، میل یوتھ جو ہے نا ان کو خاص طور پہ نئے مواقع دیے جائیں گے، نئی چیزیں جائیں گی. خواتین کو تو آلریڈی مل ہی رہا ہے وہاں پہ، پنجاب میں بہت مواقع ہیں، بہت ساری ان کی اسکیمز اسٹارٹ ہوئی ہیں. لیکن اس سال تحریک انصاف والوں کے لیے اپریل 2025 کے بعد سے خان صاحب کے لیے آسانی پیدا ہوگی. اور بالخصوص اگر ہم دیکھتے ہیں تو جولائی 2025 ایسا مہینہ ہے، جولائی اگست، کہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو ان پہ پابندی لگی ہے یا ہاؤس اریسٹ ہے یا جو بھی ہے اس سے وہ باہر نکل آئیں. اچھا ثانیہ، آپ اس پہ کیا ایڈ آن کریں گی تحریک انصاف کے حوالے سے؟ کیا آپ کا علم بتاتا ہے؟ جو ہے پہلی بات تو یہ کہ جو مریم نواز صاحبہ ہیں ان کو اس سال کا سیکنڈ ہاف جب تک وہ پالیٹکس میں آئی بھی نہیں تھی تو میں کہا کرتی تھی کہ 2025 مریم نواز صاحبہ کو نوازے گا. شہباز شریف صاحب ایز وزیر اعظم مشکلات کا شکار اس لیے رہیں گے کہ اس ملک کے ذائچے میں وزیر اعظم کا منصب ہی کنٹروورشل ہے. تو اندرونی چہروں کی یہ وزیر اعظم کا منصب ہی کنٹروورشل ہے. جتنے صدور آئے، صدر عارف الوی سمیت 21 توپوں کی سلامی لے کے رخصت ہوئے، تو وہ تو مشکلات میں ان کا ستارہ رہے گا، چیلنجز رہیں گے. اندرونی طور پہ چہروں کی تبدیلی کے امکان کو ہم رول آؤٹ نہیں کر سکتے ہیں. ہاں، پاکستان کی سپورٹس، اداکاری انڈسٹری، ہماری میوزک ہے، آرٹ ہے، یہ بہت گرو کرے گی. میڈیا انڈسٹری کا بھی بتا دیں. میں اسی انڈسٹری کی بات میں نے کی ہے کیونکہ پاکستان کے ذائچے میں 5واں گھر بہت اسٹرانگ ہوا ہے، تو وہ اب آپ لوگوں کو وہ اسٹرینتھ ملنے جا رہی جو آپ لوگ ڈیزرو بھی کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ جیسے آپ لوگوں نے سوال کیا جو ہے تحریک انصاف کا، تو دیکھیں ایک آپ کو یاد ہوگا 2023 18 جولائی سے میں نے ایک لفظ استعمال کرنا شروع کیا کیونکہ میرے پاس سچ مچ غیب کا علم نہیں ہے. تو میں کہتی تھی مجھے بانی پی ٹی آئی کے لیے آئسولیشن نظر آتی ہے. اس آئسولیشن کی میں تشریح نہیں کر سکتی تھی. وہ قید تنہائی ہے یا وہ جلا وطنی ہے یا اللہ نہ کرے ان کی زندگی کو بھی خطرات تھے. اب اس سال کی 2 تاریخیں بانی پی ٹی آئی کو ریلیف دینے کا امکان 100% آسمانی ستاروں میں موجود ہے. زمینی اداروں سے وہ کیسے ڈیل کریں گے، یہاں پہ فلیکسیبلٹی شو کرنی پڑے گی. اس کو ذرا غور سے سن لیجئے گا. ایک ڈیٹ ہے 12 جنوری 2025، دوسری تاریخ ہے 10 فیبروری 2025. یہاں سے شروع ہونے والا وقت بانی پی ٹی آئی کے لیے ریلیف کی خبر دیتا ہے. اب ان کے لیڈران یا کچھ فلیکسیبلٹی اگر شو نہیں کریں گے تو خدا نہ کرے مئی سے شروع ہونے والا ٹائم پھر لمبی گمنامی دے سکتا ہے. تو میرا تو خیال ہوگا کہ اس وقت کی محدود جو ایک سہولت ہے
उससे जरूर फायदा उठाया जाए। और एक और बात, जो उनकी अज़दवाजी जिंदगी है उसमें भी सियासी अलहदगी के खतरात बढ़ जाएंगे इस साल। अच्छा, चलें, थैंक यू सो मच सामिया, आपका भी बहुत शुक्रिया। और ज़ाहिर हमने इस मुख्तसर वक्त में कोशिश ये की कि ज़रा तमाम तर चीज़ों का अहाता कर सकें, क्या क्या जो है इल्म नुजूम इस हवाले से बता रहा है। तो अब क्या ब्रेक लेते हैं जी, वक्फे के बाद। भाई 2024 तो आज आखिरी दिन है। 2025 के बारे में लोगों की क्या तवक्कुआत हैं, क्या उम्मीदें हैं, क्या ख्वाहिशात हैं? हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। जरा देख लेते हैं। देखते हैं जरा। 2025 से यही उम्मीद है कि मुल्क में खुशहाली आए, ये जो महंगाई है वो कम हो जाएगी, मुल्क तरक्की करेगा। 2025 तो मुझे लगता है हमारा इंशाल्लाह बहुत अच्छा गुजरना चाहिए, कामयाबी के साथ हम लोग उसमें और मेहनत करेंगे और काम करेंगे। थोड़ी सी मुश्किलात ज़रूर आई हैं, लेकिन 2025 के लिए बहुत अच्छी उम्मीदें हैं। 2024 फर्स्ट यूनिक, मैंने काफ़ी कुछ एक्सप्लोर किया अपनी फील्ड में भी, और आई होप कि 2025 में मैं अपनी फील्ड प्रैक्टिस करूँ। माजी को देखा जाए ना तो बहुत सी मुश्किलात का हमें सामना करना पड़ा। 2025 का मेरे हवाले से पीस होना चाहिए, अमन होना चाहिए। नया साल का आगाज़ होने जा रहा है तो नई उम्मीदें हैं, नई दुआएं हैं। तो यही उम्मीद है कि नया साल जो है हमारे मुल्क के लिए तरक्की का साल हो, खुशहाली का साल हो, अमन का साल हो। चलिए जी, हम जब है ना नया साल है, हम बड़ी रेजोल्यूशंस बनाते हैं, गोल्स बनाते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे। 2 दिन गुजरते हैं, हम वैसे ही जो पिछला साल गुजर रहा होता है उसी तरीके से हमारी रूटीन हो जाती है। चलें जी, ज़रा इस पे बात कर लेते हैं कि क्या वाकई अगर हम गोल्स बनाएं तो उन्हें अचीव भी कर सकते हैं कि नहीं, और क्या किया जा सकता है नए साल पे, क्या अपने आप से वादे किए जा सकते हैं। हमारे साथ मौजूद है मोटिवेशनल स्पीकर उमैर जालियांवाला साहब। थैंक यू सो मच उमैर, आपने हमें ज्वाइन किया। लोगों की भी आपने तासुरात सुन ली होंगे। बड़े बड़े हम अपने आप से वादे करते हैं, फिर उन्हें पूरा नहीं कर पाते, फिर हम कहते हैं यार हमसे तो कुछ हो नहीं रहा। तो ज़रा हमें कुछ रास्ता दिखाएं, क्या वाकई अपने आप को डिसिप्लिन किया जा सकता है, इतना ऑर्गेनाइज किया जा सकता है? आप भी ऐसी गुफ्तगू लगाई दी है जैसे कुछ नहीं हो सकता। मैं सवाल ये पूछना चाहूंगा कि क्या ये मुमकिन है कि बगैर गोल के स्कोर किया जाए? नहीं हो मुमकिन है कि आपने जो तस्वीर अपने बारे में बनी हुई ना हो वो आप असल में बन जाए? ऐसा होता नहीं है जिंदगी में। तो जरूर साल पे हम बहुत ज्यादा तवक्कुआत लगाते हैं। नए साल की खुशी एक यूफोरिया होता है और वो हम एक साल में नहीं मुकम्मल कर पाते। ज्यादातर इंसान उसमें फेल हो जाते हैं, लेकिन वही सारी चीजें अगर आप 10 साल पे देखें तो जरूर अचीव कर सकते हैं। तो साल को इंक्रीमेंटली देखना चाहिए। अच्छा मौका होता है अपनी जिंदगी पे रिफ्लेक्ट करने का, चाहे वो ओकेजन्स पे मिले, सालगिरह पे मिले या नए साल की वजह से मिले। लेकिन अगर आपको मौका मिल रहा है अपनी जिंदगी पे रिफ्लेक्ट करने का और उसमें बेहतरी लाने का, तो जरूर इसको इस्तेमाल करें और अलाइनमेंट लेकर आए। जिस तरह गाड़ी के पहियों को चाहिए होती है, आपकी जिंदगी को भी चाहिए होती है। उमैर भाई, मुझे ये बताएं, द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज कि यू आर ऑलवेज स्माइलिंग एंड आई मीन यू ब्रिंग अ स्माइल टू आवर फेस। एक पॉजिटिव आपका एक वो जेस्चर होता है। मुझे ये बताइए कि ये पहले जो मौके लाइक व्हेन वी वर इन आवर टीन्स एंड 20s थोड़ी सी चीज़ें मुख्तलिफ थी, अब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, घर बैठे कमाने के मौके बहुत ज़्यादा हैं, अपने आप को अपने स्किल सेट को पॉलिश करके दुनिया में घर बैठे बेचने के मौके बहुत हैं। किन किन चीज़ों से हम वैसे फ़ायदा उठा सकते हैं? आप नौजवानों को क्या गाइड करते हैं? जी, आपने दुरुस्त इशारा किया। अब घर में लाइब्रेरी आ सकती है, अब घर में दुकान खोल सकते हैं, आप घर में बैठे बैठे बना सकते हैं, जो कि पिकअप करने वाले लोग मौजूद हैं। तो बेशुमार चीज़ें हैं। अलबत्ता मैं ज़रूर आपको मशवरा दूंगा कि नए साल में ज़रूर घर से बाहर निकलें और सिर्फ घर में ट्रैप ना हो। ये भी नौजवानों का एक प्रॉब्लम हो गया है। आप जानते हैं ना आजकल बेड रॉटिंग का आइडिया चल रहा है कि मैं बिस्तर से बाहर ही ना निकलूं, सारी चीजें आ जाएं। तो ये जिंदगी भी अच्छी जिंदगी नहीं है। लेकिन आप जो इस तरफ इशारा कर रहे हैं वो ये कि आज टेक्नोलॉजी ने हमें पावर अप कर दिया है कि हमारी सारी शिकायतें खत्म हो जाएं। अब कोई ये नहीं कह सकता मुझे तालीम नहीं मिली, मेरे पास नॉलेज नहीं है, मेरे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, मैं क्या करूं? अब तो सवाल है मैं क्या क्या करूं? तो आप फैसला करें और जरूर 2-3 बड़े मकासद उठाएं जिनकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत है इस साल, सीखने के हवाले से, कमाने के हवाले से और अपने आप को बेहतर बनाने के हवाले से। और उमैर, एक चीज़ और जो आपने कही बात, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ठीक है, लेकिन ये जो हम बिला वजह बैठ के स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं, घंटों घंटों जो रील्स देख रहे होते हैं, बिला मकसद टाइम ज़ाया करते हैं, टाइम कितना इम्पोर्टेंट है, ज़रा इस पर भी रोशनी डालें। जी, बस ये जो चला गया साल ये वापस नहीं आ सकता।
یہ لمحات واپس نہیں آ سکتے. آپ کے گرے ہوئے بال واپس آ جائیں گے, آپ کے سڑے ہوئے آرگنز اب دوبارہ ریپلیس ہو جاتے ہیں, ٹرانسپلانٹ ہو جاتے ہیں. اب ہم سٹیم سیل تحقیق کر رہے ہیں, بچپن کے جو سیل ہیں اس سے گرو کر لیں گے, لیکن گزرا ہوا لمحہ واپس نہیں آئے گا. یہ وہ وقت ہے جس پہ اللہ قسم اٹھاتے ہیں. تو یہی وہ لمحہ ہے, اس کو آپ جہاں انویسٹ کریں, اگر آپ نے ایسی چیزوں میں کیا جو اوور اے پیریڈ آف ٹائم باغات بن جائیں, فزیکل باغات سے لے کے دماغ کے اندر پھوٹنے والی خوبصورت عادات بن جائیں, آپ کے عمل کے اندر وہ آ سکتی ہیں ساری کی ساری چیزیں, اور یہی آپ سکرولنگ میں لگائیں, یہی آپ کمپیریزن میں لگائیں, تو آپ کا زندگی سے کنیکشن بھی لوز ہوگا, آپ کا شکر ختم ہوگا. اور آپ جانتی ہیں کہ اب زیادہ تر نوجوان اور سوشل میڈیا سکرولنگ کرنے والے لوگ اچھی کیفیت میں نہیں ہوتے, اپنی زندگی سے بھاگ رہے ہوتے ہیں. گریٹیٹیوڈ لے کر آئیں, شکر گزاری کی بھی عادت ڈالیں. ٹرو. اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ تم شکر کرو گے تو میں اور دوں گا, تم شکایت کرو گے تو جو ہے میں وہ بھی تم سے لے لوں گا, اس میں بھی برکت تم محسوس نہیں کر پاؤ گے. تو ضرور شکر کریں. اگر آپ کھا رہے ہیں, اگر آپ کے سر پہ چھت ہے, اگر آپ کے پاس تعلیم ہے, تو آپ اس ملک کے امیر ترین بلکہ اس دنیا کے امیر ترین لوگوں میں ہیں. سب سے بڑی دولت یہ ہے. بالکل. چلیں, thank you so much brother, thank you so much brother, wish you a very good new year. اب ہمارا اس سال کا آخری شو دعاؤں کے ساتھ, نیک تمناؤں کے ساتھ. آپ کو بھی مبارک, صدف آپ کو بھی مبارک, شیراز, وارث, اور نئے سال کی پیشگی مبارک سب کو. کل جب ہم آپ سے ملیں گے تو پھر ایک نئے سورج جو طلوع ہوگا اس کے ساتھ ملاقات انشاءاللہ. زندگی رہی تو خوش رہیے, آباد رہیے. آئندہ سال آپ سے ملاقات ہوگی, اس سال ہم آپ سے نہیں ملیں گے. اللہ حافظ.